आपकी लिस्टिंग के बाद फैमिली नेटवर्थ वाज $5 बिलियन, बट यू स्टार्टेड फ्रॉम अ लोन ऑफ ₹5,000 जब आप चाइल्डहुड में थे। हम लोग महाराष्ट्र में एक बहुत छोटे से गांव में, इसका नाम टुनकी है, वो हम बड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स गांव में स्कूल 7 स्टैंडर्ड तक की थी, तो हम एक गांव और छोड़ के साइकिल से या अपने बस में कभी कभी चल के स्कूल में जाते थे। पर 10th खत्म होने के बाद उन्होंने हमें पांग दिए, जहाँ उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। कैन यू एक्सप्लेन ये सोलर मॉड्यूल बिजनेस में कैसे यूनिट इकोनॉमिक्स होते हैं? यूनिट इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल है। इसमें रॉ मटेरियल सनराइज, रॉ मटेरियल की कोई कॉस्ट नहीं, पैसा क्या लगना है, आपने एक बार प्लांट लगा दिया तो आपका यूनिट इकोनॉमिक्स हो गया कैपेक्स एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट। बाकी जायंट कॉन्ग्लोमरेट्स भी है, जैसे आपने बताया कि पहले टाटा कर रहे थे 2007-8 के टाइम, अभी आई थिंक अडानी कंपनी ने बोला कि वो भी सेल्स के लिए फैक्ट्री सेटअप करने वाले। हाउ आर यू ट्राइंग टू कॉम्पीट विद दीज जायंट कॉन्ग्लोमरेट्स? आपने एक 150 करोड़ का लॉस बुक किया था एंड इट वाज टू ऑनर द रेप्यूटेशन। कोविड के टाइम पे लोकल ट्रकर्स अवेलेबल नहीं थे, शिपिंग चार्जेस इंडिया से 10 गुने हो गए थे, तो वहाँ ये डिसीजन था कि भी आपने कॉन्ट्रेक्चुअली तो एग्री किया है, दो है कि आप फोर्स मेजर डाल के बाहर निकल जाओ, दूसरा ये था कि इसको सेटिस्फाई करो। वी चूज द अनदर वे, दैट वाज द लोएस्ट प्रॉफिट इन आवर बैलेंस शीट, एंड देन दैट कस्टमर हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस। वो रिस्पेक्ट भी कंज्यूमर कम्युनिटी में, कस्टमर कम्युनिटी में आपके। और ऐसे क्या प्रिंसिपल्स या वैल्यूज है जो आप जैनिज्म से सीखे हो एंड वो अभी भी फॉलो करते हो? आई थिंक जैनिज्म मेरे ख्याल से पूरी लाइफ है, कोई रिलीजन नहीं है। मैं भी खुद कभी गया हूँ, बिजनेस स्कूल में पढ़ने जाते हैं और वापस आके जब देखते हो तो ये तो सारा जैनिज्म में है। वो अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो तो आपका बिजनेस बड़ा होगा, स्माइल रहेगी ऑल द टाइम फेस के ऊपर, फैमिली सब ठीक होगी, आपके बच्चों के साथ व्यवहार ठीक होगा। One Chinese company had also sued Varia alleging the patent infringement. How do you deal with all these situations? फिर मैं वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। आपके स्ट्रगल स्टोरीज जो चाइल्डहुड में थे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे जब मैंने पढ़ा उसके बारे में। तो सर अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि आपकी लिस्टिंग के बाद फैमिली नेटवर्थ वाज $5 बिलियन, बट यू स्टार्टेड फ्रॉम अ लोन ऑफ ₹5,000 जब आप चाइल्डहुड में थे। तो सबसे पहले इवन बिफोर दैट लोन थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड पे डिस्कस करना है कि कैसे अपब्रिंगिंग हुआ आपका, आपने आपके मॉम डैड से क्या सीखा एंड वो फेस कैसा था आपके लाइफ में? अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एक आई थिंक वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज था हमारी लाइफ का। हम लोग महाराष्ट्र में एक बहुत छोटे से गांव में, जिसका नाम टुनकी है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हम लोग 4 भाई, मदर फादर, वहाँ बड़े हुए हैं, वहीं जन्म लिया है। तो वो फेज में जो मदर फादर ने उस गांव में हमें जो संस्कार दिए, और उस संस्कारों में लाइफ के बारे में आप कहो, काम के बारे में कहो, पैसे के बारे में कहो, वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सिखाया, वही बेस्ट फाउंडेशन था, आप कह सकते हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन था। और वहाँ से हमें 10th के बाद जब वहाँ पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई, ऑफ कोर्स गांव में स्कूल 7 स्टैंडर्ड तक की थी, तो हम एक गांव और छोड़ के साइकिल से या अपने बस में कभी कभी चल के स्कूल में जाते थे 7 to 10th। तो 10th खत्म होने के बाद उन्होंने हमें पांग दिए, जहाँ उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। तो मैं जब भी बचपन की बात करता हूँ कि हमें संस्कार और पंख का जो कॉम्बिनेशन हमारे पेरेंट्स ने दिया, उसी वजह से हम लोग कुछ यहाँ पहुँचे हैं या कुछ कर पा रहे हैं। आपने आपके मॉम डैड से क्या सीखा होगा? कोई मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट या स्टोरी आपको याद है आपके पेरेंट्स के साथ? एक जब आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हुए देखते हो, बहुत सारी चीज़ वो बोलते नहीं, जब आप उनको देखते हो कि नीति क्या होती है उन दिनों में बिजनेस में, किस तरह से नीति से काम करना चाहिए, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, रिलेशनशिप ही कैसे आपका फाउंडेशन है और उसी को लेके कैसे आपने आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी काफ़ी चीज़ें, पैसों की कीमत, पूरी फैमिली की इनकम जब उन दिनों में आपकी
₹500 ₹1000 महीने की हो और उसमें आपको घर चलाना है, तो क्या कीमत होती है पैसे की। रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो आप सुबह से उठते हो, तब से उनसे आपको सीखने मिलता है। कोई भी घर में आता है, पहले आप पैर छू लो, पानी लेके आओ, खाने-पीने के लिए उनको आग्रह करो। तो अब हज़ारों लाखों चीज़ें हैं, आप हर चीज़ को रिमेंबर करो और याद आता है कि ये मुझे मम्मी-पापा ने सिखाया था। तो सर इसमें फिर लाइक आपने बताया कि छोटे-छोटे इंसिडेंट्स है आपने पेरेंट्स से सीखे एंड वैल्यू सिस्टम वहाँ से आपका हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा। पर आपके पापा एग्ज़ैक्टली क्या करते थे एंड आपने कभी लाइक वो बिज़नेस का कभी ऐसे कुछ सोचा नहीं? क्या था बैकग्राउंड? एक्चुअली गाँव में छोटी-सी हमारी किराने की दुकान थी, हुँ, फिर हमने बाद में मेडिकल शॉप भी बनाई थी, हुँ, काफ़ी सालों के हुँ। बाद। और छोटी-सी खेती भी थी वहाँ, फिर गाँव में गए तो खेती भी लिया और तो उनका ये पक्का मानना था कि भई इस गाँव में, इस दुकान में आपका ग्रोथ नहीं होगा। इनकम भी जैसे मैंने बताया बहुत लिमिटेड इनकम थी। तो उनका था कि आप आगे पढ़ो, हम तो पढ़े नहीं हैं, आप पढ़ो। और पढ़ने के बाद जब 12th के बाद मैं वहाँ गया कि मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि हमने मेडिकल शॉप तब शुरू की थी, तो दवाइयों की दुकान, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं आना है, आप जाओ अपनी पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और इसमें तो इट्स नॉट ओनली फादर बट हुँ, एंटायर फैमिली, हुँ, उनका आप कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 4 भाई हुँ, और मदर, सबका ये सपोर्ट था कि आप आगे जाइए, आप आगे बढ़िए। हुँ। और फिर अ, आपने फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कब शुरू की थी? लाइक फर्स्ट बिज़नेस आपका क्या था एंड आपने कब शुरू किया था? 12th तक मैं घर से पैसे आते थे और एक बहुत लिमिटेड पैसे में काम करना होता था। जब 12th में गया घर और पापा ने कहा कि अभी आप आगे बढ़ो, तब मैंने सोचा कि अभी मुझे घर से पैसे नहीं मँगवाने हैं। और वहाँ से आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू हुई। हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में कोई काम शुरू करें तो क्या कर सकते हैं? वहाँ से कुछ ना कुछ शुरू करके आगे धीरे-धीरे ऑलमोस्ट एफ.वाई बीकॉम के बाद मैंने अपना ट्रेडिंग कंपनी शुरू कर दिया था। कैसे आइडिया आया था और क्या कंपनी था ये? सब लोगों को मिलते थे हॉस्टल में, रिलेटिव्स भी काफ़ी थे, तो सब लोगों से बात करते थे क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त थे राजस्थान से, उन्होंने कहा कि हम लोग मार्बल लेके आके बेचते हैं। कुछ दिन मार्बल लेके घूमे और राजस्थान से थे वो, तो लगा कि हम कर नहीं पाएँगे। फिर लगा कुछ मार्केट से मटेरियल लेके आते हैं, नाग देवी, और ये अंधेरी में दुकान है, अंधेरी में हॉस्टल था हमारा, श्री महावीर जैन विद्यालय, जहाँ मैं 5 साल रहा हूँ। और नाग देवी, ओपेरा हाउस, यहाँ से कुछ मटेरियल लेके आके इन दुकानों में बेचते हैं। फिर मेरे कज़िन राजकोट में थे, वो प्रेशर गेज बनाते हैं, श्री महावीर इंडस्ट्रीज़ के नाम से। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ प्रेशर गेज भी बेचो, मैं वहाँ से भेजूँगा आपको। तो इस तरह से काफ़ी लोगों ने काफ़ी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। और इसमें आपका प्रॉफ़िट 1000 पर मंथ का हो जाता था, ये बिज़नेस के थ्रू। तब तो क्या था कि एक ₹50 भी कमा लिया तो आज का खर्चा निकल गया। तो उसकी एक शुरुआत वहाँ से होती थी कि आज कुछ किया हमने, हुँ। और फिर धीरे-धीरे, धीरे वो उसको आगे लेके गया। और आप ये मुंबई में आपने बिज़नेस चालू किया राइट? जी, जी, मैं तो हॉस्टल में रहता था तभी मैंने शुरू कर और दिया था। मुंबई आप कौन से ईयर में आए? मैं 82 में आया यहाँ ओके पे। और यहाँ 10th आप के बाद हुँ, 11th करने के लिए मैं यहाँ ओके। आ गया। और मुंबई आने के बाद स्पेसिफिकली लाइक व्हाई मुंबई ओनली एंड देन मुंबई आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई? लाइक व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस सिटी? मैं मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रहा था मैं, तो नॉट ओनली इंजीनियर बनना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना, तो हमारे यहाँ वहाँ नज़दीक में अमरावती और खामगाँव 2 जगह कॉलेजेस थी, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया था। बट हमारे यहाँ रिलेटिव्स, मेरे मामा और मौसी, उनका ये था कि नहीं, वहाँ इतना पढ़ाई में अच्छा है, तुम उनको वहाँ मत रखो, तुम मुंबई भेज दो। तो वहाँ तो मैंने एक जगह एडमिशन ले लिया था। तो मदर मुंबई आए थे, किसी सोशल, हमारे सब रिश्तेदार यहाँ थे। तब उनको मिले और उन्होंने कहा तुम यहाँ भेज दो। कहाँ रहोगे, क्या करोगे? वो बोले सब चिंता हमारे पे छोड़ दो। तो यहाँ जब मैं आया, मैंने कहा कि भई आपको आना है मुंबई, तो तब उस ज़माने में तो
उन्होंने बोल दिया तो कर लेना है। तो हम्म, वहाँ का एडमिशन कैंसल करके मार्कशीट लेके मैं वापस यहाँ मुंबई आया जब। तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा आपको कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेना है हम्म, और आपका हम लोग एडमिशन हॉस्टल में करा देंगे। और तो तब तक तो ये आइडिया थे था नहीं। और जब मैं महाविद्यालय विद्यालय में आया एडमिशन लिया, आई थिंक वहाँ से हमारा सब लर्निंग शुरू हुआ। 80-100 बच्चों के साथ जब आप रहते हो तो पहले दिन ही आप जाते हो तो थाली में ये खाना आता है जो आपको पसंद नहीं होता है। तो वो एडजस्टमेंट वहाँ से शुरू होता है। फिर बच्चों के बीच में रहना, समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ अब पीयर लर्निंग जिसको कहते हैं वो शुरू होता है। बम्बई पहली बार आए थे लाइफ में, तो कुछ पता तो कुछ इतना था नहीं। तो हर चीज़ फिर लर्निंग मोड में जाती है कि क्या चीज़ है या ये कैसे करना है, नहीं करना है। गिरते हो आप, लग जाता है थोड़ा, फिर से खड़े होते हो। और ये जो मैंने आपको कहा एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम, चाहे वो हॉस्टल में किसी ने मुझे एडमिशन दिलाया, एक ट्रस्ट सीट होती है एडमिशन के लिए, उन्होंने अपना लेटर दे के एडमिशन दिया। हॉस्टल में आपको कोई पैसा देना नहीं होता है, महाविद्यालय विद्यालय की जो बात है वहाँ पे। तो आप जब पढ़ लिख लो, आपको नौकरी मिल जाए, आप काम पे लग जाओ, उसके बाद आपको लोन के तरीके में वो पैसा वापस देना है। इवन आपकी कॉलेज की फीस अगर आपको चाहिए तो महाविद्यालय विद्यालय वहाँ आपको देती है कि आप ये लीजिए। तो इस तरह से वो इकोसिस्टम के सपोर्ट से आप गिरते भी हो, लगता भी है, तो आप आगे बढ़ते रहते हो। सर मैंने भी 3 साल हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस किया। मैं आरबीजी हॉस्टल में रहता था यहाँ जी, पे जो जी, जी। अंधेरी में सीए स्टूडेंट्स के लिए। एंड हॉस्टल ने मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया, लाइक कैसे जुगाड़ू बनना, कैसे नए लोगों से इंटरैक्ट करना, दोस्त राइट, राइट। बनाना। सीए में क्या होता है कि कॉलेज लाइफ नहीं होती है, तो वो हॉस्टल लाइफ ने मुझे कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस भी दिया था। बहुत इवेंट्स फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो आपके हॉस्टल में ऐसा कोई एनेक्डोट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस था जो आपको हमेशा याद रहेगा आपके लाइफ टाइम, एंड वो एक्सपीरियंस ने आपको बहुत सिखाया? अगेन वहाँ सुबह से शाम आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं एक सब लोगों से मिलना-जुलना मुझे पसंद था पहले टाइम से ही। तो उस हॉस्टल में मेरी ऑलमोस्ट सेकंड ईयर से लीडरशिप के लाइन में लाइब्रेरी सेक्रेटरी की पोजीशन से शुरू हुआ। थर्ड ईयर में मैं वहाँ किचन सेक्रेटरी बन गया और फोर्थ और फिफ्थ में मैं जनरल सेक्रेटरी था। 5 साल वहाँ रहा हूँ। तो जब आप ये पोजीशन पे होते हो तो आपकी लर्निंग हर जगह शुरू होती है कि एक एक अगर न्यूज़पेपर आता है तो वो कहाँ रखना है, कैसे लोग पढ़ेंगे। अब जब मैं तब 12th स्टैंडर्ड में आ चुका था, फिर कल्चरल सेक्रेटरी के साथ पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, तो ये इनडायरेक्टली जब आप ग्रुप में रहते हो तो लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, झगड़े होते हैं, झगड़ों को संभालना, आजू-बाजू वाले बिल्डिंग वालों बच्चों की आवाज़ से भी कुछ चैलेंजेस होती है, उसको आपको संभालना है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में आपको वोट करना है और जीतना है। तो हॉस्टल लाइफ आप ये कह सकते हो कि लीडरशिप ट्रेनिंग हो आपकी, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग हो, आप सेल्स ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये हर चीज़ वो आपको वहाँ सिखाता है। बीइंग अगेन अ जैन, वहाँ कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती है। मोस्ट ऑफ महाविद्यालय विद्यालय के बगल में ही सारे जैन मंदिर बनाते हैं हम लोग। तो मंदिर में आना-जाना, गाँव में तो कुछ था नहीं हमारे, ना मंदिर था, ना कुछ। कभी-कभी कोई साधु संत आए तो कभी मतलब वो भी 5-10 साल में आए तो आए, बाकी कभी कुछ होता नहीं था। वो सारा लर्निंग वहाँ से हुआ एंड उसके बाद जब हमें लगा कि हमें कुछ सबने दिया है तो हम भी कुछ वहाँ शुरू करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग मुझे आप कहोगे तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी, एक लर्निंग वहाँ शुरू हुआ कि एक दिन रात को नॉर्मली मीटिंगें सारी रात को होती है, आप हॉस्टल में रहे तो आप जानते हैं। तो रात को ये डिसाइड हुआ कि कुछ अच्छा काम शुरू करते हैं और हर संडे को हम लोग खिचड़ी कहीं से बनवा के और पैसे कोई ना कोई दे ही देगा, पैसे तो होते नहीं है। तो बाहर रात को 2 बजे हमने एक बोर्ड लगा दिया कि हम लोग जो भी कोई पैसा देगा, वो पैसे से हम लोग यहाँ हर संडे को खिचड़ी का प्रोग्राम शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठना भी लेट होता है। 9-10 बजे नीचे से किसी ने बुलाया कि भई आपको बुला रहे हैं, कोई आया है और उन्होंने कहा कि भई ये मुझे करना है और ₹50 से बात शुरू हुई, फिर 500 पे पहुँची और वो ₹500 में हमारे संडे के प्रोजेक्ट शुरू हो गए।
आई थिंक आई कैन कॉल बहुत कुछ सीखा है, थाउज़ेंड्स ऑफ द थिंग्स हमने वहाँ लर्न की है, बट अब कहो याद क्या आता है कि भई उस दिनों में ये ऐसी बुद्धि आना जब आपके खिस्से में ₹50 नहीं है, आप किसी से लोन लेके पढ़ाई कर रहे हो और उस वक़्त ये विचार आना कि ऐसा कुछ करते हैं। आई थिंक दैट कैन बी आई से दैट कि वो मोस्ट मेमोरेबल आइडिया या इंसिडेंट आप बोल सकते हैं। मैं जेके शाह सर से बात कर रहा था एंड ही आल्सो सेड कि वो भी सेम हॉस्टल में थे, जी, महावीर जैन जी, विद्यालय। एंड वो बता रहे थे कि ये हॉस्टल में लाइक काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो सीए भी परस्यू करते हैं। जी। आपने कभी सोचा नहीं सीए परस्यू करने का? किया था। मैं हुँ, बुक्स भी लेके आया था 12th के बाद जब हुँ, गाँव से वापस आए, तो आई थिंक ये क्या 2 दिन हुँ, जैसे आप बुक्स को देखते हैं, पढ़ना भी शुरू करते हैं जोश-जोश में। 2 दिन के बाद मुझे आइडिया आ गया कि ये और बुक्स उस ज़माने की सीए की परसेंटेज और सब अगर आप जानते हो, मैं बात कर रहा हूँ 84 की। तो 84 में 85 में के बीच में दूसरे-तीसरे दिन में बुक्स हो स्टोर्स में तब ये चलता था। आज मुझे पता नहीं कि आप बुक्स लेके जाओ, आप वापस दो तो कुछ पैसा आपको वापस मिलता है और पुरानी बुक्स लो तो और कम रेट में मिलती है। तो वो बुक्स मैं वापस दे के आया कि ये शायद मेरा काम नहीं है। तो आपको लगा सिलेबस बहुत वास्ट है हाँ, या इतनी पढ़ाई इसलिए? मैं इतना करके और फाइनली अगर 2 या 3% रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली उन दिनों हाँ, में, तो 2-3% की लॉटरी खेलने से बेटर है कि मैं कुछ और शुरू कर दूँ करके। तो आप फिर ग्रेजुएट कब हुए? आपने ग्रेजुएशन कब किया? 87 में ओके 87 में एंड तब तक आपने आपका ट्रेडिंग बिज़नेस शुरू शुरू कर कर दिया दिया। था। ओके, देन उसके बाद 87 से लेके जैसे 2007 तक जब आप जर्मनी गए थे एंड तब आपको वारी एनर्जी का आइडिया आया सोलर मॉड्यूल्स का। बट उसके पहले 87 से 2007 इसमें आपका क्या टर्निंग पॉइंट था एंड व्हाट वाज़ द पॉइंट आपको लगा कि हाँ, नाउ आई हैव मेड इट इन द बिज़नेस एंड अभी इसको स्केल कर सकते हैं? एक भूख तो पहले से ही थी, हाँ, जब भी लोग यहाँ जितने भी आप केसेस देखोगे हुँ, गाँव से आए हैं, हुँ, तो एक भूख पक्की होती है कि लाइफ में कुछ करना है, हुँ, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। तो उस ग्रोथ में कज़िन्स ने जो मुझे सपोर्ट हुँ, किया, रश्मि भाई मेरे मौसी के लड़के थे और उनका पूरा फैमिली, उन्होंने हमें कहा कि आप ये प्रेशर गेज बेचो। फिर उस लाइन में हम लोग गए, प्रेशर फिर टेम्परेचर गेजेस का हमने शुरू किया, कलकत्ता से लेके आना शुरू किया। जैसे-जैसे कस्टमर के पास जाते गए समझ में आया कि उनको और क्या-क्या चाहिए। तो चैलेंजेस सबसे बड़ी थी वो डिलीवरीज़ की थी उन दिनों में कि आप ऑर्डर के बाद 6-6 महीने तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी कुछ इम्पोर्ट डिपेंडेंट था। हमारे देश में वो चीज़ें नहीं बन रही थी। तो फिर हमने 89 में सोचा कि इसका एक छोटा-सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करते हैं। अगेन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और एक हमने छोटा 3 लोगों का आप बोल सकते हैं वर्कशॉप को शुरू किया थर्मामीटर्स बनाने का। जहाँ वारी इंस्ट्रूमेंट्स हमने कंपनी का फॉर्मेशन किया और थर्मामीटर बनाना शुरू किया। ये मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग स्केल करते गए। साथ-साथ में जब कस्टमर के पास गए तो समझ में आया कि प्रेशर टेम्परेचर के अलावा काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इम्पोर्ट हो रहे हैं जो इंडिया में ईज़िली अवेलेबल नहीं है। चाहे वो ह्यूमिडिटी मेज़रमेंट आप कह दो, 90, 91 से लेके अगर आप देखो, लेवल मेज़रमेंट कह दो, टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट-डिफरेंट होती है हर एक के अंदर। वो सारी चीज़ फिर हमने इम्पोर्ट करना शुरू किया। साथ-साथ में बहुत सारे ऐसे प्रेशर टेम्परेचर गेजेस भी थे इंडिया में नहीं बनते थे, वो हमने इम्पोर्ट शुरू किया। जब इम्पोर्ट शुरू किया तो ये थॉट प्रोसेस वापस आया कि इसको इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हैं। वो डेवलपमेंट शुरू किया। ग्लोबल ट्रैवल मेरा होता था ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज़ में अ, समझना, देखना, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ। फिर और ऑटोमेशन क्या कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स इंडिया में क्या ला सकते हैं, वो जर्नी कंटिन्यूअस चल रही थी। उस जर्नी के दरमियान काफ़ी कुछ जॉइंट वेंचर बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई, एक्सपोर्ट शुरू हुए। वहाँ ये लग रहा था कि हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया के 55% मार्केट शेयर, मोर देन 7 इयर्स हर साल अवार्ड मिलता था एज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दैट काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ईपीसी में से, कि अभी ये इस लाइन से कोई बड़ी लाइन हमें ढूँढनी चाहिए। ये लाइन में हम लोग काफ़ी कुछ कर लिया अभी। तो हंगर था, ढूँढते रहते थे, नई-नई लाइनें लाते थे, नई-नई ट्राई भी करते थे।
और उसमें फिर सोलार की एंट्री। सो इसके पहले बिफोर वी गेट इनटू सोलर, तो आपने फर्स्ट कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट कौन सी की थी एंड कैसे आइडेंटिफाई किया ये कंट्री में करना है एंड उसमें कैसे एंटर किया था? दुबई हम्म, कंट्री थी, क्योंकि हम लोग शिपिंग वगैरह इंडस्ट्री में सप्लाई करते थे। बट मेजर हमारा एक्सपोर्ट शुरू हुआ इटली से, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमने इंडिया में डेवलप किए सबसे पहले, जो इटली से हम लोग इंपोर्ट करते थे, वो हमने डेवलप किए। और जिससे हम इंपोर्ट करते थे उसको जाके हम मिले कि भाई साहब, हमको जो चीज़ आप 25 यूरो में दे रहे हो, ये चीज़ मैं आपको इंडिया से 5 यूरो में दे सकता हूँ, और क्वालिटी कंट्रोल आपका होगा, फैक्ट्री पे कंट्रोल आपका होगा। तो टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में सारी चीज़ें कि भाई मैं इसको बेच रहा था, ये मुझे बेचने आ गया आज। बट फाइनली इट स्टार्टेड। आज भी उन लोगों के साथ हमारी फैक्ट्री वापी में चल रही है एज ए जॉइंट वेंचर, और आज शायद इस बात को 25 साल से ज़्यादा हो गया है, वो रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। और इसमें आपने आइडेंटिफाई किया क्योंकि इटली में अभी एक्सपोर्ट करना है, आपने बोला कि वहाँ पे 25 यूरो का हम 5 यूरो में बना के दे सकते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज था, क्या एडवांटेज था कि 5 कॉस्ट यूरोज हो रहा कॉस्ट था? एंड लेबर। ओके, एंड उसकी वजह से मेन लोअर जी प्राइस पे सेल जी कर पा रहे थे। तो आज अगर लेट्स से किसी को ये इंडस्ट्री में या लाइक एक्सपोर्ट करना है कोई भी प्रोडक्ट, तो व्हाट इज लाइक द फर्स्ट स्टेप फॉर दैट पर्सन कि कंट्री कैसे आइडेंटिफाई करें एंड वहाँ पे जो बायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? नेचुरली आपको जिस बिजनेस आप शुरू करते हो, वो बिजनेस में आप ग्लोबल मार्केट तो समझने की ट्राई करते हो। तो आपको आइडिया तो है डिमांड कहाँ है, कितनी है। उसके बाद आप उस कंट्री में मेजर प्लेयर्स को देखते हो, और प्लेयर से जब मिलते हो तो प्राइस का आइडिया आपको लग जाता है, और आप उनके मार्जिन्स भी ले लो। आज वहाँ ओवरहेड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो एक जर्नी जब आप घूमते हो, चाहे एग्जीबिशन में जा रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, तब आपको आइडिया आ जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारी कहाँ चलेगी, क्यों चलेगी, और क्या चैलेंजेस होगी। दूसरा मार्केट हमने तभी आइडेंटिफाई किया था, जापान। जापान में कॉस्ट आप जानते हैं काफ़ी, हर चीज़ काफ़ी महंगी है। जापानीज लोगों का यही था कि ये क्वालिटी आप बना नहीं पाओगे, तो हमने उस तरह से उनको ऑफर किया कि कॉस्ट हमारी, क्वालिटी आपकी, और आपका आदमी हमारी फैक्ट्री में रहेगा, वो अप्रूव करेगा तो ही डिस्पैच होगा। उस चक्कर में ये हुआ कि हमारी फैक्ट्री ग्लोबल फैक्ट्री बन गई। कनाडा के लोगों को कुछ अलग चाहिए, हम यूरोपियन को कुछ अलग चाहिए, अमेरिकन को कुछ चाहिए, जापानीज को कुछ और चाहिए। वो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स, वो टेक्नोलॉजीज इनडायरेक्टली सारा शॉप फ्लोर पे हमारा प्रैक्टिस में आ गया और लर्निंग हो गया। फर्स्ट कस्टमर कितना डिफिकल्ट था आपको क्रैक करने के लिए एंड क्या टिकट साइज था फर्स्ट ऑर्डर का? आई थिंक 1.5 साल लगा हमें ओके। क्रैक करने, 1.5 या 2 साल लगे होंगे, क्योंकि सैंपल जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं, फिर हम जाके समझते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रिजेक्शन हुआ, फिर वो आप रेक्टिफाई करके नए सैंपल। तो 2-3 बार ये चक्कर चलता है, जाते हैं आते हैं, और आप एक लेवल पे आ जाते हो। उनको भी फैक्ट्री लेके आते हो, उनको भी दिखाते हो कि आपने कौन से नए मशीन्स डाले, क्या नए लोगों को ट्रेनिंग दिया, क्या किया, वो सब आप बताते रहते हो। 1.5-2 साल का एक साइकिल होता है। एंड क्या टिकट साइज था आपको याद होगा वो फर्स्ट आई कस्टमर थिंक का? पहला ऑर्डर तो नॉर्मली बहुत छोटा होता है, 10,000 यूरो का होगा शायद। ओके। एंड इसमें फिर फर्स्ट कस्टमर आपका लाइक आपने फर्स्ट कस्टमर को क्रैक कर लिया एंड देन उसके बाद आपने स्केल किया, देन यू लाइक सोल्ड दिस बिजनेस राइट, वारी इंस्ट्रूमेंट्स? नहीं, ये करीब मुझे एग्जैक्ट 150 करोड़ के आसपास 2011 में बेचा। एंड ये कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपने बोरो किया था या आपने नहीं, इक्विटी बहुत लिया था? पैसे तो थे ही नहीं जब काम हाँ, शुरू, मैंने आपको जैसे बताया हाँ, कि भाई आज शाम को अगर सैंडविच या पाव भाजी खा रही है आपको, हाँ, तो वो ₹2.5 नहीं था। हाँ, तो किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए तो आपको पैसा ही हम्म, पहले चाहिए। अगेन लोगों ने सपोर्ट किया, ₹5,000 उन्होंने मुझे हम्म, दिया इंटरेस्ट पे, और वहाँ से फिर काम शुरू।
गॉट इट। एंड फिर आप 2007 में गए जर्मनी में, वहाँ पे एक ट्रेड शो था, वहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि सोलर पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हो रही है, एंड जर्मनी विच इज़ नॉट इवन लाइक अ वेरी सनी सिटी, वहाँ पर भी इतना अपॉर्चुनिटी, तो इंडिया विच इज़ लाइक अ वेरी सनी सिटी, यहाँ पर भी एक्सप्लोर हो सकता है सोलर पे। तो आपने ऐसे क्या ऑब्जर्वेशंस देखे जर्मनी के ट्रेड शो में विच हेल्प यू टू फॉर्म अ थीसिस दैट सोलर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर इन इंडिया? एक तो आपको पता है कि पावर शॉर्टेज है देश में। हम लोग जिस गाँव से हैं वहाँ मान लो 4 घंटा बिजली आ गई, 6 घंटा भी आ गई तो यू आर लकी। दूसरा कि सनी डेज़ हैं हमारे यहाँ पे। तीसरा ये था कि मैं ये बनाऊँगा तो आप लोगे कि नहीं लोगे? जो लोग जानते थे जर्मनी में, फिर कुछ शोज़ में गए, वहाँ जो लोग में थे तो उन सब लोगों ने कहा कि हम लेंगे आपसे। तो 3 चीज़ तो पक्की हुई कि डिमांड है, टेक्नोलॉजी है, इसको तो प्राइस में कम आना ही है आज नहीं तो कल। और कुछ भी नहीं होगा तो मैं एक्सपोर्ट तो कर ही लूँगा। तो उस सोच से 2007 में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। शोज़ अटेंड शुरू करना, देखना। और इंडिया में तभी इंडस्ट्री आई नहीं थी। लोग इसके बारे में काफ़ी महँगा था, तो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो नज़दीक में यहाँ मुंबई से मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड पहला सूरत में बना था जिसको डायमंड पार्क से कहा जाता है। तो उस एसईजेड में हमने पहली फैक्ट्री लगाई कि इसको 100% एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया तो पता नहीं था, मोदी साहब हमारे इतना जल्दी इसको इंडिया में लेके आएँगे। और गुजरात में उन्होंने फिर 2010 में जिस तरह से इसको मास स्केल पे लेके आए और फिर इंडिया में सोलार की शुरुआत हुई। तो 2007 तक तब तक कोई इंडिया में प्लेयर नहीं था ये इंडस्ट्री में? एक टाटा था ओके। और काफ़ी कुछ लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, बट कोई उतना सीरियस या कोई बड़ा नहीं था। हुँ, एक्चुअली ओरिजिनल बीपी था वो, ओके। ब्रिटिश पेट्रोलियम की कंपनी थी, हुँ, टाटा के साथ में यहाँ। गॉट इट। एंड देन इसमें मैंने पढ़ा था कि आपने जो नाम भी दिया है वारी, इट कम्स आफ्टर द टेंपल व्हिच वाज देयर इन योर विलेज, जी, जी। वारी हनुमान टेंपल। तो आप लाइक आपने वो मेन रीज़न था आपका कि उसका नाम लाइक कंपनी का नाम वारी होना चाहिए, राइट? जब 12th के बाद जैसे मैंने आपको बताया हाँ। इससे क्या एक कंपनी का नाम और 89 पर्टिकुलरली हुँ, जब ये तो गाँव से कनेक्ट तो था। हुँ, अब गाँव से करीब 7-8 किलोमीटर पे जगह है, हुँ, वारी हनुमान जी सातपुड़ा पर्वत में। हुँ, कोई रहता नहीं है वहाँ, एक पर्वतों के बीच में एक मंदिर है ये। हुँ, तो बचपन में वहाँ जाते थे हम लोग जब तक के, और यहाँ से जाने के बाद भी वहाँ जाते थे। तो गाँव से कनेक्ट था तो क्या टुनकी रखे जो गाँव का नाम था या वारी रखे, हुँ। और उसमें वारी सिलेक्ट हुआ और कंपनी बन गई। और आप पहले से ही मतलब एकदम रिलीजियस थे, लाइक यू ऑलवेज़ वर अ रिलीजियस पर्सन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड? मतलब समझ तो कुछ होती नहीं बचपन में, हुँ, बट जो संस्कार मदर फादर आपको बोलते हैं यहाँ हुँ, मंदिर में जाना है, इनके पैर छूना है, ये पूजा करनी है, हुँ, तो तब तो कोई लॉजिक होता नहीं है उस हुँ, जमाने की अगर आप बात करें हम लोग। हुँ, तो आजकल तो 5 साल के बच्चे पूछ लेते हैं क्यों करके, बट तब आप 15-16 साल तक तो पापा ने कहा, मम्मा ने कहा, चाचा ने कहा कर हुँ, लो। हुँ, और भगवान जो भी कुछ है तो वहाँ हर चीज़ डिस्कशन में भगवान हुँ, आते हैं। हुँ, तो एक कोई पावर है, कोई भगवान है, हुँ, जो कुछ है उनका है। वो आपको आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में हुँ, कंटिन्यूअस डाला जाता है। हुँ, और आज भी हम गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि वो हुँ, आस्था शहरों से हमें बहुत ज़्यादा दिखती है। हुँ, वाओ! और जब उस आस्था में आप बड़े होते हो, तो वो आ ही जाता है। वाओ! वेरी, वेरी टचिंग एंड वेरी हाँ। इंस्पायरिंग टू हियर दिस। सर, तो वारी एनर्जीज़ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें नाउ आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडस्ट्री एंड यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं। जस्ट इन वेरी सिंपल टर्म्स, कैन यू एक्सप्लेन लाइक इवन टू अ 15-16 ईयर ओल्ड कि ये सोलर मॉड्यूल बिज़नेस में कैसे यूनिट इकोनॉमिक्स होते हैं? क्या लाइन आइटम्स हो गए रेवेन्यूज़ के, कॉस्ट के? एंड देन वी विल डिग डीपर इंटू कि हर एक जो टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे यूज़ होती है? एक्चुअली ये सोलर जो है कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप इसको देखो तो आज से इंडिया में भी 40 साल पहले ये चीज़ बनी है और दुनिया में भी काफ़ी पुरानी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो हम जानते हैं, ये भी कोई पुरानी है और उसी का ये सोलर बेस है। अगर आप सैंड लेते हो, हमारे राजस्थान में, उड़ीसा में ये अवेलेबल है। सैंड को फिर मेटालिक ग्रेड की बनाते हैं।
टेम्परेचर देख के काफ़ी कचरा निकालता है। फिर उसमें से पॉलीसिलिकॉन बनता है। अगेन एक प्रोसेस होती है। ये पॉलीसिलिकॉन का नेक्स्ट स्टेप होता है वेफर। जो आज हम वेफर सुन रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, यहाँ तक ये सारी प्रोसेसेस सेम है। फ़र्क इतना होता है, एक प्योरिटी का फ़र्क होता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ी ज़्यादा प्योरिटी लगती है, सोलार में थोड़ी कम लगती है। वेफर के बाद इसके ऊपर सेल बनता है। जैसे हमारा बैटरी का सेल हम बोलते हैं हमारे टॉर्च में, इसको 1 मिनट के मान लीजिए, ये भी ऐसा एक सेल है। और उस सेल को जैसे बैटरी में हम लोग 4 सेल 10 सेल लगाते हैं, वैसे आप कोई सोलार पैनल देखोगे तो वहाँ नंबर ऑफ सेल्स लगाए जाते हैं। कहीं 140 होते हैं, छोटा पैनल होगा तो 10 होते हैं, और कहीं 70 होते हैं, कहीं 80 होते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज। मतलब आपको बड़ी आपकी टॉर्च है तो शायद बैटरी ज़्यादा होगी, छोटी टॉर्च होगी तो शायद 2 सेल होंगे उसके अंदर, और उसको एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये आपका पावर जनरेशन यहाँ से शुरू होता है। बट इसको, इस चीज़ को आपको ओपन एनवायरनमेंट में रखना है, जहाँ 25 साल 50 साल बिजली, ओले, धूप, हवा, तो इसको सेफगार्ड करना है। तो सेफगार्ड करने के लिए इसको एक फ्रेम में, जैसे कोई बहुत अच्छा पेंटिंग हो, उसको हम कांच के बीच में फ्रेम में जैसे रखा देते हैं, वैसे इसका एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से ये, इसकी जो जनरेशन की पावर भी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ह्यूमिड हवा कुछ अंदर जाना भी नहीं चाहिए, और पावर 25 साल तक लगातार यहाँ से मिलता रहे, जिसको हम फाइनल पैनल कहते हैं, वो पैनल बनती है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरह से पूरी सोलार की होती है। अभी आप हर जगह अगर वैल्यू एडिशन को देखते जाइए, तो सबसे ईज़ी और सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन सोलार मॉड्यूल के लेवल पे होता है, क्योंकि वहाँ आप सेल लेके आते हैं, फिर एल्यूमिनियम फ्रेम, ग्लास, एक इसका एक ईवीए मटेरियल आता है, एडहेसिव जिससे होता है, सीलेंट होता है, जंक्शन बॉक्स होता है, बायफेशियल पैनल है तो दोनों साइड से ग्लास होता है। तो मैक्सिमम मटेरियल असेंबली के टाइम पे लास्ट में होता है, पर कोर जो है वो है बैटरी, जिसको हम सोलार सेल बोलते हैं। सोलार सेल बनाना अभी इंडिया में शुरू हुआ लार्ज स्केल पे। स्मॉल स्केल पे करीब ये 10 साल से इंडस्ट्री इंडिया में है। अभी जब हमारी पॉलिसी शुरू हुई मेक इन इंडिया की, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग भी अभी यहाँ शुरू हुआ। इसके पीछे है इंगॉट वेफर, उसकी भी पॉलिसी आ रही है, जो इंगॉट वेफर यहाँ बनेगा, और फिर पॉलीसिलिकॉन है, मेटालिक ग्रेड, और सिलिका यहाँ अवेलेबल है। ये पूरी वैल्यू चेन है। यूनिट इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल है। इसमें रॉ मटेरियल सनरेज है, तो रॉ मटेरियल की कोई कॉस्ट नहीं है। पैसा क्या लगना है, आपने एक बार प्लांट लगा दिया तो आपको इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना है। तो आपका यूनिट इकोनॉमिक्स हो गया कैपेक्स एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट। आपका जो भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस रहेगा, आज मान लीजिए एक सोलर प्लांट 3.5 करोड़ रुपए में, 4 करोड़ रुपए में, डिपेंड्स ऑन द लैंड ग्रीड लगता है, पर एक थेरेटिकल नंबर ले लेते हैं, मान लो 4 करोड़ रुपए में 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपका लग गया। अभी 4 करोड़ तो आज आपने डाल दिए, तो कल से खर्चा क्या है? ब्याज है, और इसका एक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कोई ज़्यादा नहीं होता है, 1% ऑफ द कैपेक्स में आपका काम चल जाता है। कहीं थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, बट एवरेज आप बोल सकते हैं। तो जो आपका ब्याज लगना है वो आपका रॉ मटेरियल है। तो अभी जनरेट कितना करोगे? जी, आप कहोगे ब्याज तो मैं दूंगा, जनरेशन क्या होगा? तो इंडिया में अगर हम लोग डीसी साइड देखते हैं आज, तो डिपेंड्स, राजस्थान होगा तो ज़्यादा होगा, लेह लद्दाख जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सनलाइट और टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई सनलाइट, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो हमें गर्म कम लगता है, सनलाइट ज़्यादा लगती है। बट जब दोनों भी ज़्यादा है राजस्थान में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जनरेशन कम होता है, जनरेशन वहाँ भी ज़्यादा होता है। तो डिपेंड्स ऑन लोकेशन, आपको आप कह सकते हैं 14 लाख से 18 लाख यूनिट, और टेक्नोलॉजी आपने ट्रैकर बैकर लगा दिया तो और बढ़ जाता है। तो डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, ये नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं। इस यूनिट को अभी आप अगर 3 रुपए में बेच रहे हो, 2.5 रुपए में बेच रहे हैं, या 4 रुपए में बेच रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ब्याज निकाल दीजिए, डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए,
तो ये बिल्कुल सिंपल है हम्म, कि आपको भाड़ा क्या मिल रहा है हम्म, और आपका ब्याज क्या जा रहा है, डिप्रिसिएशन क्या जा रहा है। हम्म, फिर इसमें ट्रैकर लगा दिया तो जनरेशन बढ़ गया, डीसी साइट बढ़ा दिया, लोकेशन अच्छा चूज कर लिया। ये सारी इंजीनियरिंग करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में सोलर पैनल का एक रेट होता है, जो भी आप उस पैनल में एक कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स डिपेंड्स ऑन अगेन टेक्नोलॉजीज, किस हद तक आप रॉ मटेरियल खुद बना रहे हो, उससे आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बनता है। सोलर पैनल के अलावा प्लांट में आपको एक उसको माउंटिंग के लिए स्ट्रक्चर लगता है। आप पावर जनरेट जो कर रहे हैं वो डीसी का कर रहे हैं तो आपको एक इन्वर्टर चाहिए एसी में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर ट्रांसफार्मर, सबस्टेशंस और पावर जनरेशन होकर हमारे घर आता है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वेरी वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। अब इसमें काफ़ी सारे सवाल है मेरे। तो आपने बताया केपेक्स एंड फाइनेंस कॉस्ट इज़ द मेन वन। आपने बताया कि 1 मेगावाट अगर आपको बेसिकली प्लान है, थियोरेटिकली आपने बोला 4 सीआर का उस पे खर्चा लगेगा। तो लाइक यूजुअली केपेक्स कितना होता है एंड प्लांट साइज लाइक कितनी होती है? एक जैसे 1 गीगावाट का अगर प्लांट लगाना है तो उसमें कितना सोलर जाएगा केपेक्स? टेक्नोलॉजी की एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ जिसको आप कह सकते हैं ब्यूटी क्या है, आपके घर पे आपको 1 किलोवाट का प्लांट लगाना है, आप लगा सकते हैं। आपके खेत में पंप चल रहा है, अब वहाँ आपको 3 किलोवाट, 5 किलोवाट की आपकी जो मोटर होगी, वो आपको लगाना है, उसको आप सोलार पे चला सकते हैं। टेलीकॉम टावर है, वहाँ आप चला सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मॉड्यूलर पावर जनरेशन, और जहाँ भी रीज़नेबल सनलाइट है, वहाँ ये प्लांट लग सकता है। तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको कितना बड़ा लगाओगे तो क्या आपको मिलेगा करके। हम्म। बट आपके जो प्रीवियस जो प्लांट्स है उसके बेसिस पे क्या केपेक्स हुआ रहेगा आपका फॉर प्लांट्स? टेक्नोलॉजी जब सबसे पहले प्रोजेक्ट हम लोग लगाते थे, मान लो 15 से 17 करोड़ रुपए हमें मेगावाट का लगता था। ओके। आज जो आप कह सकते हैं 3 और 4 के बीच में, डिपेंड्स ऑन ऑल अदर हम्म, थिंग्स, हम्म, हाँ, वो लग रहा है। ओके। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन बढ़ हम्म, रहा है हम्म, दोनों साइड से, वैसे-वैसे कॉस्ट कम आते जा रही है। ओके। एंड इसमें सर आपने बताया कि लोकेशन चूज करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। देन हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन सा लोकेशन चूज करना है? कैन यू गिव एन एग्जांपल? आपको नेचुरली एक बड़ी मान लीजिए आप क्या साइज़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको लोकेशन लगेगा। आपने 1 गीगावाट का प्लांट अगर सोचा है, तो आपको 3000 एकड़ की लैंड चाहिए। फिर वो लैंड ऐसी जगह चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको इरेडिएशन हो और जनरेशन ज़्यादा मिले। इसके अलावा आपको ग्रिड कनेक्टिविटी चाहिए। लैंड तो मेरे पास मान लीजिए एक लोकेशन ले लेता हूँ कहीं भी, राजस्थान में पड़ी है, लेकिन वहाँ अगर मेरा इवैक्यूएशन नहीं है, मैं पावर को बना के अगर ग्रिड में नहीं डाल सकता हूँ, तो मुझे लैंड ऐसी चाहिए। दूसरा, वो जितना डिस्टेंस कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ मुझे लंबी लाइन डालनी पड़ेगी, जहाँ से मैं पावर बनाता हूँ, वहाँ से ग्रिड तक लेके जाने के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है। बाकी चीज़ें होती है, सॉइल कैसे है, डस्ट लेवल क्या है, लोकल सोशल क्या है। तो जैसे आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, तो 10-12 चीज़ें देखते हैं आप, और वो सारी चीज़ें देख के फिर आप चूज़ करते हैं। इसमें आपने बताया कि रॉ मटेरियल में जैसे सिलिकॉन सेल्स सेल से बेसिकली एक पूरा वो पैनल बनता है एंड सेल में भी बेसिकली रॉ मटेरियल वेफर होता है, राइट? सिलिकॉन सेल वेफर। बनता है वेफर से। करेक्ट। जी। और ये अभी एट प्रेजेंट आपने बताया कि पिछले कुछ सालों से अभी इंडिया में मेक इन इंडिया हो रहा है, बट सेल तो बन रहा है, वेफर अभी शुरू हुआ है। ओके, बट ये मेजरली चाइना से इंपोर्ट होता है, राइट? अभी आज की तारीख में चाइना या दूसरी कंट्रीज़ जहाँ भी हम्म, ये अवेलेबल है, हम्म, जहाँ चाइनीज़ लोगों ने भी फैक्ट्रियाँ चाइना के बाहर डाली है, हाँ। उन सब जगह से आता है। तो सर इसमें जैसे मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो सोलर सेल टेक्नोलॉजी जो है उस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। तो इसमें अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी जो था वो पॉलीक्रिस्टलिन का था एंड अभी सम पीपल आल्सो यूज मोनोपर्क। फिर टॉपकॉन जो है वो मेन टेक्नोलॉजी है जो अभी वाइडली यूज हो रही है। बैक कॉन्टैक्ट एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एंड जो नई एकदम एडवांस्ड आ रही है वो हेट्रो जंक्शन है जिसको एचजीटी कहा जाता है, राइट? तो इसमें अभी
कौन सी आप यूज कर रहे हो, एंड इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि ये टेक्नोलॉजीज क्या होती है एग्जैक्टली, एंड आपको क्या एडवांटेज हो रहा है बाय यूजिंग विच टेक्नोलॉजी? राइट। इसको पहले एक सादी भाषा में समझ लेते हैं हाँ, चीज़ क्या है। हाँ। वेफ़र तो आपकी बन गई। हम्म, इस वेफ़र बनाने में भी आप क्या नया कर कर सकते हैं, वो हम्म, थोड़ा बहुत चलता है, बट ज़्यादा काम वेफ़र पे नहीं होता है, हम्म, थोड़ा बहुत होता है। वेफ़र के ऊपर मुझे जो केमिकल ट्रीटमेंट करनी हम्म, है, हीटिंग करना है, गैसेज़ जो लगाना है, उसमें हमारा ऑलवेज़ एम ये होता है कि इससे ज़्यादा पावर कैसे आए, राइट? अब वापस बैटरी पे चले जाइए। अगर आपका सिलिंड्रिकल सेल जो अपने बैटरी में यूज़ करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि मेरा अगर 2.5 इंच की साइज़ का सेल है, तो ये 2.5 इंच और डायमीटर मान लीजिए मेरा 10 मिलीमीटर का है। तो इसके अंदर मैं कितना ज़्यादा पावर अंदर दे सकता हूँ, जिससे मुझे रिचार्ज करने की जो साइकिल है, वो मेरी कम हो जाए। सेम चीज़ सोलार। तो वहाँ डिफरेंट तरीके से उसपे प्रोसेसेस करके, उसमें से कैसे हम लोग पावर बढ़ाएँ। अगर टेक्निकल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो अगर मेरा 2 मीटर बाय 1 मीटर का सोलर पैनल है, तो आज से 15 साल पहले उसमें 220 से 230 वॉटेज का था। आज हम लोग 700 प्लस वॉटेज की बात कर रहे हैं। तो साइज़ तो नहीं बढ़ा है, बट उसकी डेंसिटी ऑफ एनर्जी जनरेशन आप कह सकते हो कि कैसे ज़्यादा वो कर सकता है, वो काम चल रहा है। उसमें हर 2 से 3 साल में टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती है। एट वारी ये चीज़ हम लोग आज इंडस्ट्री में 2007 से सीखना शुरू किया, 2008 से प्रोडक्शन शुरू किया। तो आप बोल सकते हैं 17-18 साल से ये साइकिल हम लोग देख रहे हैं। 2 से 3 साल में ये चीज़ चेंज होती है और हम लोग को दिखता ही है आगे, जब आप उसी की खेल रहे हो उसी की मैदान में। तो एचजीटी जो फ्यूचर में आने वाली है, आज से 5 साल पहले कुछ जब टेक्नोलॉजी आती है तब स्टार्टिंग में बहुत महँगी होती है। डिफेंस में, स्पेस में यूज़ होती है। तो आज से 5-6 साल पहले इस टेक्नोलॉजी को हमने समझना शुरू किया, उसकी पैनल बनाना शुरू किया और एक्सपोर्ट शुरू किया, जहाँ ये हाई एंड मार्केट होता है। और फिर जब उसकी टेक्नोलॉजी मैच्योर होनी शुरू होती है, मास प्रोडक्शन शुरू होता है, तो धीरे-धीरे वो मास स्केल पे आता है। तो अब टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो पॉली हो, मोनोपर्क हो, टॉपकॉन हो, एचजीटी हो, हम लोग इसमें सब में काम कर रहे हैं। इसके आगे चाहे बैक कॉन्टैक्ट की आपने बात की, तो और कुछ चल रहा है आगे perovskite, हम सबके ऊपर काम कर रहे हैं। एट वारी अगेन जो हमारा माइंडसेट मैंने आपको बताया कि नई चीज़ देखना, नई चीज़ को समझना, इंस्ट्रूमेंटेशन में जो मैंने आपको बताया, वो चीज़ आज हम वारी में भी रेगुलरली करते हैं। शायद किसी मैन्युफैक्चरर ने अपनी टेस्टिंग में जो पैसा या लैब में जो नहीं डाला होगा, वो सारा हम लोग पहले डालते हैं। दुनिया की एक बेहतरीन लैब हमारी खुद की होनी चाहिए। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कुछ भी नया करें तो उसको देख सकते हैं। तो शायद कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके पास आज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमने इंडिया में डेवलप किए और बनाए, जिसको आप कह सकते हैं द वैरायटी ऑफ मॉडल्स, प्रोडक्ट दुनिया में और किसी कंपनी ने सोलार में बनाए होंगे। तो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों में वी ट्राई टू बी ऑन द अहेड ऑफ द कर्व। तो ये अ, एचजेटी जो है, लाइक हेट्रोजंक्शन या ये सब, तो ये एग्जैक्टली होते क्या है, लाइक हाउ डज इट हेल्प? जब आप वो वेफर के ऊपर एक गैस और एक केमिकल से किसी इचिंग करके या प्रिंटिंग करके उसको सेल में कन्वर्ट करते हो, ओके। तो जंक्शन बनता है और वही कन्वर्ट करता है एनर्जी को। वेफर को आप धूप में रखोगे तो पावर जनरेट नहीं होता है, बट जब वेफर को सेल में कन्वर्ट किया जाता है तब वो पावर जनरेट करता है। तो वो कन्वर्जन के लिए अगर हमने कोई गैसेस मान लीजिए चेंज कर दिए, कोई केमिकल चेंज कर दिए और उसकी प्रोसेस को चेंज कर दिया, उस प्रोसेस का नाम होता है, मान लीजिए कि उसको टेंडम कह दिया, उसको हमने हेटेरोजंक्शन कह दिया, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा डीपर टेक्निकल जिसको आप कह सकते हो कि एग्ज़ैक्ट जो प्रोसेस वहाँ की जाती है, उसको वो टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। गॉट। सर, इसमें जैसे बाकी जायंट कॉन्ग्लोमरेट्स भी है, जैसे आपने बताया कि पहले
टाटा कर रहे थे 2007-8 के टाइम। अभी आई थिंक अडानी ने भी, लाइक अडानी कंपनी ने बोला कि वो भी सेल्स के लिए फैक्ट्री सेटअप करने वाले। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड how are you trying to compete with these giant conglomerates, and what is the advantage that Wari has over these giant conglomerates? आई थिंक कंपटीशन को मैं नहीं देखता हूँ, Hmm. क्योंकि मार्केट ही इतना बड़ा है Hmm. कि सबके लिए जगह है। और पहले ये चाइनीज़ लोग 90-95% इंडियन मार्केट में काम करते थे। Hmm. तब हम लोग बना ही रहे थे, बेच भी Hmm. रहे थे। आज भी खाली 2 या 4 नहीं है, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं। आप जैसे देखोगे तो काफ़ी कुछ लोग आ गए हैं। तो मार्केट की साइज़ काफ़ी बड़ी है। नेचुरली हम लोग एक पुराने प्लेयर हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं। कस्टमर के पास जब वो खरीदने की बात करता है तो उसके पास एक कंफर्ट है कि 10 साल से 15 साल से हमारी पैनल उनके यहाँ लगी हुई है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो 25 साल के लिए बेच रहे हो। टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग कुछ नया करते रहते हैं, नए प्रोडक्ट्स देते रहते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ काफ़ी हम लोग कस्टमर को ऑफ़र करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा प्रेफ़रेंस मिल जाता है। एंड आपने यूएस मार्केट कैसे आइडेंटिफाई किया था, एंड फ्रॉम व्हेन डिड यू स्टार्ट देयर? वी स्टार्टेड विथ यूरोप नेचुरली। तब मैंने जो आपको बताया कि देखा भी वहाँ था पहले, मशीनरीज़ भी पहले यूरोप से आई। तब तो चाइना इतना ग्रो नहीं किया था सोलार में, ना इक्विपमेंट वो बनाते थे और ग्लोबली घूमते थे। तो जब यूएस में 10 साल पहले जाना शुरू किया, तब हमें आइडिया लगना शुरू हो गया था कि यहाँ भी एनर्जी की डिमांड बढ़नी है और जो ग्लोबल कंजम्पशन होना है, तो उसमें जापान हमने देखा, यूएस देखा, यूरोप देखा। ये 3 हमें पहले सबसे बड़े देखे। तीनों देश में हमने काम शुरू किया। जापान में उतनी बड़ी डिमांड हमें नहीं दिखी जो हमने यूएस में देखी। नेचुरली इन्वेस्टमेंट हमने यूएस में शुरू किया। सोलर पैनल बनाना एक चीज़ है और कस्टमर का, बैंकर्स का, थर्ड पार्टीज़ का, जिसका भी आप कहो, अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 70% से 90% तक पैसा बैंक देती है एज़ अ लोन 15 साल 20 साल के लिए। तो बैंक इन सब देशों में, हमारे देश में भी आएगा ये, इन सब देशों में बैंक जब तक किसी सप्लायर को अप्रूव नहीं करती है, तब तक उसको लोन नहीं देती है। और उस सप्लायर को अप्रूव करना, उस मैन्युफैक्चरर को अप्रूव करना एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है। कहीं 2 साल लगते हैं, कहीं 5 साल लगते हैं। उस प्रोसेस में काफ़ी कुछ सर्टिफिकेशन, इंश्योरेंसेस, थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स, ये सब लगता है। ये करीब हमने 10 साल तक वहाँ काम किया एंड देन यूएस उसके बाद शुरू। एंड अभी आपकी यूएस में, टेक्सास में ह्यूस्टन एक में प्लांट है। फैक्ट्री। गॉट इट। एंड आपने ये जो आपने बताया यूरोप, जापान, यूएस, अलग-अलग देशों में आपने विजिट किया, एंड यू फिगर आउट कि यूएस इज़ अ बिगर मार्केट। कस्टमर इनसाइट्स आपने क्या एग्जैक्टली स्टडी किए इन ऑल दीज 3 डिफरेंट कंट्रीज, एंड हाउ डू यू फाइंड कि तीनों कंट्रीज में कैसे लोग अलग है, लाइक व्हाट्स द कस्टमर माइंडसेट? इट्स अ कल्चर, हम्म। वे ऑफ वर्किंग। आप मतलब साउथ में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, तो जब तक आप मार्केट को नहीं समझते हैं, कस्टमर बिहेवियर नहीं समझते हैं, तो आप जीत नहीं पाते हो। और एक 10-20 बार मिलते हैं तो समझ में तो आ ही जाता है। कोई इतना तो एनी स्पेसिफिक इंटरैक्शन यू रिमेंबर कि व्हिच वाज डिफरेंट, मतलब यूएस में जाओगे तो ऐसा होता है माइंडसेट, जापान में अलग होता है, यूरोप में अलग होता है, एनी इंटरैक्शन यू रिमेंबर विद वेंडर्स और कस्टमर्स? मतलब एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको हम्म। स्पेसिफाई करना मुश्किल होगा। हम्म। जब कल्चर ही डिफरेंट है, हम्म। अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, हर एक का अपना टाइम होता है। अब आप जापान में जाओ तो शॉर्ट टर्म 3 साल है, अमेरिका चले जाओ तो शॉर्ट टर्म 1 क्वार्टर है। हम्म। तो ये ये चीज़ जैसे-जैसे आप घूमते हो अ, वैसे-वैसे समझ में आता है कि किसका मतलब शॉर्ट टर्म टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, और उससे माइंडसेट समझ में आता है।
Hmm. So US में I was also reading an article कि there was a partner in the US Sun Power that went bankrupt and some customers had trouble getting their panel warranties honored and then you stepped in with a solution. तो क्या exactly हुआ था and what was your learning from this experience? हम लोग सन पावर को पैनल्स बना के Hmm. देते थे और सन पावर आगे वो बेचता था। तो जब वो आगे बेच रहा था, हमारी एक लायबिलिटी सन पावर तक थी। सन पावर के आगे हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं थी। तो जब ये सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ कि ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारा जो डीलिंग है वो एक लिमिटेड कस्टमर के साथ है अमेरिका में। उन कस्टमर को मटेरियल दे देते हैं, फिर मैं आगे जब तक वो कस्टमर Hmm. बताता नहीं है, तब तक आगे उसने किसको बेचा, कैसे बेचा, पूछते भी नहीं, बताते भी नहीं है। मैंने आपको दे दिया, फिर आप क्या कमा रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कोई नहीं। इस केस में क्या था कि कस्टमर ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि ये तो बिक गया, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? नेचुरली वो वारी ने कुछ पैनल्स उसमें बनाए थे। हम लोगों ने फिर वहाँ वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दी। एक हमने ईमेल आईडी, नंबर्स बनाए कि जहाँ कस्टमर्स हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और फिर हम उनको पैनल का सर्विस देंगे, रिप्लेसमेंट देंगे। तो दैट हैज़ हेल्प्ड द कस्टमर्स। हमें भी ये लगा कि हम लोग जब कस्टमर ट्रबल में है, वो बैंकरप्ट हो गया है, तो हम लोग भाग नहीं रहे, हम वहाँ खड़े हैं और हम Wow. लोग काम कर रहे सो इसमें अरेंजमेंट ऐसा था आप सन पावर को बेसिकली सेल कर रहे थे हैं। जी, जी। क्या सोलर मॉड्यूल्स सोलर या पैनल्स। एंड सोलर पैनल्स जी। एंड देन उसके बाद सन पावर वाज बेसिकली गिविंग इट इन द यूएस हाँ, मतलब मतलब उनका आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था एक्स ब्रांड है, आप नासिक में है। आपने कहा मुझे एक्स ब्रांड से भैया माल बना के दे दो, मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आप अपनी एक्स ब्रांड से कहाँ बेच रहे हो, कैसे बेच रहे करेक्ट हो, किस रेट में बेच रहे हो, क्या टर्म्स है आपकी, उसमें नॉर्मली आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं। राइट वी आर जस्ट ओईएम मैन्युफैक्चरर फॉर यू। राइट तो आपकी टीम हमारी फैक्ट्री में बैठी है, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रही है और उसका आपकी ब्रांड से, आपके पैकिंग से मटेरियल हमारी फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। सो इवन इफ दैट कंपनी वेंट बैंकरप्ट लाइक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया था जब आपने उनको सेल कर दिया योर ऑब्लिगेशन वाज स्टिल राइट, देन राइट। बट उसके बाद कस्टमर जब स्टार्टेड ने कंप्लेनिंग एप्लीकेशन आप ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि उस केस में कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम निकाला है और वो प्रॉब्लम अगर मैन्युफैक्चर का मेरा है, तो आप वो कस्टमर से लेके मेरे पास आते। ओके हम्म और अगर वो रियली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता, हम्म तो मैं आपको सर्व करता। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता, ट्रांसपोर्ट ब्रेकेज है, कस्टमर ने कोई गलती किया है, हम्म तो मैं आपसे पैसे लेके चेंज करके देता। हम्म अभी आप नहीं रहे हम्म और कस्टमर वहाँ परेशान है, तो हम्म वहाँ हमने स्टेप इन किया। हम्म And इसमें like we've discussed about your success stories and of course like how you built this company. But has there been some sort of setback और कोई failure आप जो देखते हो कि ये मतलब this has taught you a lot in building Vari Energies? नॉर्मली बाहर सेंचुरी दिखती है, जीरो तो दिखते नहीं है और जीरो लाइफ में ज़्यादा होते हैं, जो मैं हमारे यहाँ भी मीटिंग में बात करता हूँ। तो फेल्यूर्स तो रोज़ आते हैं, कभी कोई बड़ा आता है, कभी छोटा आता है, सेटबैक्स भी आते हैं। बिज़नेस में अ, हम लोग प्रॉफ़िट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, खाली प्रॉफ़िट अकाउंट नहीं बनाते हैं। हम्म और हर कोई चीज़ वो हर हर दिन कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सब चीज़ों में ये होता है कि आप गिरते तो हो, लगता भी है। उसके बाद आपकी मन की स्थिति क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? मेरे हिसाब से वो लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट रही है। इंसिडेंट बहुत आते हैं। कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि आपका पूरा कैपिटल भी ज़ीरो हो जाता है। लाइफ में हर एक की कहीं न कहीं चीज़ आती है। उस वक़्त अगर आपकी मन स्थिति का हो, कॉन्फिडेंस का हो, आपकी नीति सही है, आपका व्यवहार सही है, तो लोग भी सारे खड़े हो जाते हैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए। लर्निंग अगर आप पूछो तो मैं यही कहूँगा कि आपका इंटरनल विल पावर, गिर गया, लग गया, कोई बात नहीं, इसमें से भी बाहर आ जाएँगे। बट अपने जो लाइफ़ के प्रिंसिपल्स है, आपकी थॉट प्रोसेस है, उसको आप चेंज नहीं करोगे। वारी एनर्जीज में ऐसा कभी स्पेसिफिक केस आपको याद होगा लाइक जो डील आपको चाहिए था होना चाहिए एटसेट्रा और समथिंग यू वांटेड टू हैपन बट इट डिडंट गो थ्रू एंड सम लर्निंग्स फ्रॉम दैट इंसिडेंट मेनी टाइम्स ये जो आपका स्ट्राइक रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम अगर 10% है तो यू आर किंग।
5 से 10 के बीच में घूमते रहते हो आप। तो दैट मीन्स 90% यू आर फेलिंग एवरी डे। तो आपके कोई ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, कोई डील आप साइन कर लेते हो, ड्यू डिलिजेंस हो जाता है, सब क्लोज़ हो जाता है, उसके बाद वो मना कर देता है। तो हुँ, जो चीज़ यहाँ तक आ गई आपके, यहाँ हुँ, से भी चली जाती है, प्लेट में नहीं। हुँ, प्लेट से उठा के आप यहाँ तक लेके गए। हुँ, और ये चीज़ को जब आप समझना शुरू कर देते हो, तो आई थिंक और उसकी लर्निंग जो उस केस में होती है, हुँ, लेसन्स लर्न्ड, वहाँ अगर आपका एनालिसिस हो जाता है उस हुँ, डीलर, और वो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर लेते हो। चलो हुँ, जो हो गया, लाइफ में और 1000 पॉसिबिलिटी है, हुँ, इसका 1 घंटा डिस्कस कर लो, व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड। हुँ, और ये एक प्रैक्टिस मैंने बना के रखी है हुँ, कि एक छोटा-सा ऑर्डर भी चला जाता है, तो हम लोग बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? हुँ, और उसको फिर आगे ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड में अगेन आ जाता है, बेटा तेरे को इसका ध्यान रखना है, लास्ट टाइम तूने ये गलती की थी। हुँ। कोई एग्ज़ाम्पल होगा जैसे आपने क्या लेसन्स लर्न्ड में क्या लिखा था एंड व्हाट वेंट रॉन्ग? थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स है एक एक या बट 2 कोई आपको याद हो गए? क्वालिटी के बारे में मैं बोल सकता हूँ हुँ, आपको, जो मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है हुँ, कि बहुत बार फैक्ट्री में या किसी जगह पे आपका कंट्रोल होने के बाद भी कभी कोई नीचे का आदमी लगता है कि यार ये मेरा परफ़ॉर्मेंस ख़राब होगा, कि मैं बता रहा हूँ कि भई मेरा 7% नहीं, मेरा 9% रिजेक्शन आया, तो ये कंपनी का लॉस है। तो वो खेल लेता है, मटेरियल चला जाता है, साइट पे पता चलता है और तब तो पॉलिसी हमारी यही है कि यहाँ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो, समझ लो चीज़ में अगर अपनी गलती है, तो पहले कस्टमर को खुश रखो, बाकी देखा जाएगा। तो कभी ऐसा मौका लगता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी गलती कर लेते हैं और चीज़ कोविड के टाइम का एक एग्ज़ाम्पल है कि सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। कॉन्ट्रैक्चुअली हम लोग नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब समझ में आता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट में 4 लाइन की आपकी गलती आपको कितना परेशान कर रही है। एनसीएलटी से हमने कंपनी जब ली इंडो सोलर, तो हमें एक लिस्टिंग में आज 4 साल लग गए। तो आइडिया आता है कि भई ये जो रेगुलेशंस है, इसको आपको पहले समझ लेना चाहिए था। आपने जब एनसीएलटी में प्रपोज़ल दिया, तो बीच में कोई रूल आ जाता है कि आपकी होल्डिंग इतने परसेंट से ज़्यादा होगी, तो आप नहीं कर पाते हो। तो लर्निंग्स आप कह सकते हैं दिन में 10 बार आती है, कम से कम। अगर आपको टाइम है, पीछे मुड़ के आप देख पाते हो और उसको समझ पाते हो, तो नेचुरली नेक्स्ट टाइम जब वो आती है, तो आप उसको और उसी से आपका ग्रोथ होता आपने कब डिसाइड किया था आपको लिस्ट करनी है कंपनी? है। ये हमने शायद 2020-21 में ओके। हमने ये डिस्कशन शुरू कर दिया। 2021 में भी आपने ट्राई किया था जी, जी, जी। लिस्ट करना जी। एंड तभी आपने फिर पॉज़ कर दिया था जी, प्रोसेस? तब हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले लिया था ओके। और फिर दूसरी बार हम लोग मार्केट में आए। एंड दूसरी बार अभी जो 2024 में जब आपने प्रॉपर्ली लिस्ट किया लाइक वारी एनर्जीज हैज बीन वन ऑफ द वेल्थ जनरेटर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एज अ लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनीज तो ये जो आईपीओ का पूरा प्रोसेस था इसमें आपका कैसे माइंडसेट था एंड लाइक व्हाट वाज देयर इन योर थॉट कि हाँ लिस्ट करना एंड व्हाट वाज योर विजन बैक देन व्हेन यू थॉट ऑफ लिस्टिंग? सबसे पहले डेफ़िनेटली हमें पैसों की ज़रूरत थी, जो एक्सपांशन हम लोग कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो आईपीओ एक ज़रूरी था। दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस स्केल पे हम लेके जाना चाहते थे और जो स्केल पे लेके आए, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ के लिए आप कहो, तो आईपीओ काफ़ी कुछ रीज़न से हमने प्लान किया था, उसमें ये 2-4 चीज़ मैंने आपको बताई। जर्नी में हर चीज़ को आपको सीखने मिलती है, जब आप आईपीओ के पेपर भी फाइल कर रहे हो, तो आपको समझ में आता है कि कितनी चीज़ कितनी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। चाहे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कहो, रिकॉर्ड्स के बारे में कहो। वहाँ से जब आप इन्वेस्टर को मिलना शुरू करते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स आपको क्वेश्चन पूछते हैं, उससे समझ में आता है कि कितनी चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया था, जो दिया नहीं था, वो आपको देने की ज़रूरत है।
तो ये हर दिन, हर स्टेप जब आप लोगों को मिलते हो, कंपटीशन के बारे में जब लोग आपको कहते हैं, तब आपको आइडिया आता है कि ग्लोबल क्या लोग सोच रहे हैं, और दैट आल्सो हेल्प्स यू लॉट। तो ये जर्नी मैं ऑलवेज समझता हूँ कि आईपीओ एक कोई नाम करना, पैसे ले लेना, लिस्टिंग करना, ये जर्नी नहीं है। हुँ, अगर आपकी जर्नी ये है कि इसमें से मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो पहला प्रिंसिपल आता है कि आपके शेयर होल्डर्स का आप कितना ट्रांसपेरेंसी से कितना ध्यान रख रहे हो, हुँ, कितना आप उनके साथ क्लियर हो। और वैल्यूएशन की जब बात होती है, तब भी ये बात होती है कि आप कितना टेबल पे छोड़ रहे हैं। तो ये विचारों से अगर कोई भी आदमी आगे जाता है, तो जिन-जिन लोगों का मैंने केस देखा, वहाँ हमें लगा कि ये कंपनियाँ आज भी 30 साल, 40 साल के बाद भी आज उनका रिस्पेक्ट उतना ही है। कंपनियाँ बहुत कम हैं, पर उनका रिस्पेक्ट उतना ही है, जितना 30 साल पहले भी था। वो सारा लर्निंग हुआ, और उसको हम लोग फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। हुँ। आपने बताया कि इन्वेस्टर कन्वर्सेशन से समझ आता है कि कौन-सी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे एंड वो सब भी रियलाइज़ेशन होता है। 1-2 एग्ज़ाम्पल ऑफ कोर्स विदाउट नेमिंग एनी इन्वेस्टर आपको याद है कि वो कन्वर्सेशन में आपको क्या पूछा गया था एंड यू रियलाइज़्ड कि हाँ, इस पे ध्यान देना चाहिए अब? मतलब जब आप पहली बार जाते हो, तो प्रोजेक्शन के बारे में हुँ, पूछते हैं लोग कि आप आगे क्या सोच रहे हुँ, हो। तो वहाँ ये समझ में आ गया था कि यहाँ ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप कोई ऐसी चीज़ मत बताओ कि आपको 1% भी डाउट है। इफ यू आर 101% कॉन्फिडेंट, नॉट 99.99, हुँ, अबव 100% इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो ही बोलो। अदरवाइज आप बताइए कि सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हुँ, पक्का नहीं। हुँ, और जब आपने बोला वो आप करके दिखाते हो, तो एक आइडिया आ जाता है कि आप यहाँ कोई किसी से पैसे लेने के लिए यहाँ कोई स्टोरी बोलने नहीं आए। आप ट्रांसपेरेंट है, आप हुँ, ऑनेस्ट है, जो है आपने बता दिया। उनको पसंद पड़ा, उन्होंने इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। उनको पसंद नहीं पड़ा, तो आप और उनको मिलिए, और क्या डाउट्स है उनके आप क्लियर करते जाइए। हुँ, आई थिंक दैट आई विल ट्रीट यू विदाउट नेमिंग एनीबॉडी। या दिस शुड बी द आवर बिगेस्ट लर्निंग इन दिस जर्नी। Yeah, very very inspiring. I have a couple of questions. One was कि solar industry में बहुत सारे patent disputes होते हैं and recently like one Chinese company had also sued Vari alleging the patent infringement on new solar tech. तो ये सब जो situations होते हैं like what usually happens and how do you deal with all these राइट, situations? मैं आपको बताता हूँ ये हम्म, चीज़ क्या है कि आज जो मैंने आपको बताया कि मुझे पहला केमिकल कौन-सा लगाना है, या मुझे पहले किस पैटर्न से मेरा स्ट्रक्चर बनाना है, जिसको हम लोग जंक्शन कहते हैं, माउंटेन्स बनते हैं उसके अंदर छोटे-छोटे। वो किसी एक चीज़ को मैंने पैटर्न करा दी। अभी मैं जो कर रहा हूँ, उससे थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ। तो वो पैटर्न वाला कहेगा नहीं, ये तो बेसिक मेरा है। और आज मार्केट में कॉम्पिटिशन में मैं क्या करूँगा? तो मैं उसके सामने मुझे एक नोटिस ही भेजना है और केस करना है, जो होगा। आज तक आपने देखा होगा सोलार में ऐसे केसेस फाइल हुए दूसरी कंपनियों के, और सामने वो लोग कोर्ट में गए। क्योंकि जब आप पैसा लगा रहे हो, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हो काफ़ी सालों से, तो आप इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर हो कि भई हमें कोई पैटर्न इन्फ्रिंजमेंट वाला काम नहीं करना है। इवन आप छोटा-सा मशीन खरीदते हो, तो मशीन के अंदर भी आप वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हो कि भैया इसमें तू जो पीएलसी दे रहा है, या तू जो सॉफ्टवेयर दे रहा है, इसकी सारी ऑफिशियल लाइसेंसेस है और कहीं पैटर्न इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। पहले वो एग्रीमेंट साइन कर, फिर मशीन की बात करते हैं। हम्म, तो इस इंडस्ट्रीज में ये चलता रहेगा, जो कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आज हम लोग भी रेगुलर पैटर्न्स फाइल करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी कॉपी करके कुछ, जैसे किसी ने वारी का स्पेलिंग WARI करके सामने कोई पैनल बना दिया, तो नेचुरली हम लोग भी फाइट करेंगे। भैया ये वारी ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, स्पेलिंग ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। इन चीज़ों से ये बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। तो हर कोई रिसर्च कर रहा है। आज हमारे जैसे कंपनियों में भी काफ़ी बड़ी टीम होती है रिसर्च की। हर कोई अपनी पैटेंट आगे फ्यूचर में फाइल करेगा।
ये चीज़ चलना है। मुझे उसमें हम्म। कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं लगा। एंड सर 2017 में पैराडाइज पेपर्स में नाम आया था दैट माल्टा में एक कंपनी रजिस्टर जी। थी, तो वो केस में क्या हुआ था एग्जैक्टली एंड व्हाई वाज दैट स्ट्रक्चर एक नीडेड? 100% हमारी सब्सिडायरी थी। हम्म। तो इंडियन इन्वेस्टर्स की जितनी कंपनियाँ हम्म। थी अ, वो सबके ऊपर नोटिसेस आई थी। चाहे किसकी वो कंपनी इंडिया में कनेक्टेड थी या नहीं थी। हमारी सारी कंपनियाँ आज भी ग्लोबली, जो मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए, कुछ काम करने का तरीका हमारा बताया, तो उसमें वो इंडियन 100% कंपनी की सब्सिडायरी थी। तो हम लोगों ने सारे पेपर्स दिए कि भाई ये कोई माल्टा की बेनामी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंपनी है, हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही डायरेक्टर हैं और हमारी इस कंपनी की सब्सिडायरी है। तो अभी एट प्रेजेंट नहीं, दैट अभी कंपनी कुछ कंपनी चल रही है, वहाँ है कंपनी ओके। और हमारी 100% सब्सिडायरी। मैंने ऐसे भी पढ़ा था एक आर्टिकल में दैट आपने एक 150 करोड़ का लॉस बुक किया था एंड इट वाज टू ऑनर द रेप्यूटेशन, तो क्या हुआ राइट। था एग्जैक्टली वो स्टोरी में? ये हमने यूएस में जो बिजनेस होता है वो डोर डिलीवरी होता है, हम्म। कस्टमर कंज्यूमर मार्केट है। वहाँ सर्विसेज आपको पूरी देनी पड़ती है हम्म। और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रिप्लेसमेंट भी वैसे देना पड़ता है। तो हमने ऑर्डर्स जो बुक किए थे कि हम आपके डोर डिलीवरी पे माल ला के देंगे। तो कोविड के टाइम पे लोकल ट्रकर्स अवेलेबल नहीं थे, शिपिंग चार्जेस इंडिया से 10 गुने हो गए थे शिप में। तो ऑर्डर तो हमने ले लिया और सारी कॉस्ट बढ़ गई है। मटेरियल भी हम लोग इंपोर्ट करते थे, हमारी इनवर्ड कॉस्ट बढ़ गई, आउटवर्ड कॉस्ट बढ़ गई, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ गई। तो वहाँ ये डिसीजन था कि भाई आपने कॉन्ट्रेक्चुअली तो एग्री किया है, दो है कि आप फोर्स मेजर डाल के बाहर निकल जाओ, जो मोस्ट ऑफ ग्लोबली सारी कंपनियों ने तब किया था। दूसरा ये था कि इसको सेटिस्फाई करो, जाके मिलो और दिखाओ कि भैया ये मेरा लॉस है, आप क्या हेल्प कर सकते हो हमारी। ओके। वी चूज द अनदर वे, दैट वाज द लोएस्ट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कहो या एक कहो इन आवर बैलेंस शीट। बच गए हम लोग, बाकी तो ये था कि शायद लॉस ही करेंगे बैलेंस शीट में उस साल में। एंड वी टुक दैट कॉल, डिलीवर्ड द गुड्स एंड देन दैट कस्टमर हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस। और वो रिस्पेक्ट भी कंज्यूमर कम्युनिटी में, कस्टमर कम्युनिटी में आप कह सकते हैं, हमें वाओ, मिला। वाओ, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है, लाइक जो एआई के वजह से जो काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स भी बिल्ड हो रहे हैं एंड काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ दिस न्यू सेगमेंट एंड हाउ डू यू थिंक सोलार कैन प्ले अ रोल हियर? AI will definitely change everything what we are doing today, but particularly on responding a data center. Uh, 55% cost today to 60% is the energy, and most of them they need either cheaper or green energy. Now this both goes with our business. So जितना लोग फोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उतना डेफिनेटली हमारा बिजनेस उससे लिंक है। फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम कस्टमर को पूरा सॉल्यूशन ऑफर करें। सो वी स्टार्टेड वर्टिकल, जो हमारी ईपीसी कंपनी है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उस कंपनी में हमने डाटा सेंटर का वर्टिकल शुरू किया। हमारे सीईओ हमने वहाँ अभी जॉइन लीडरशिप पोजीशन पे आए और काफ़ी कुछ रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो हम चाहते हैं आगे चल के कस्टमर को डाटा सेंटर बाहर का, अंदर का हार्डवेयर जिसको आप कहते हो टेक्नोलॉजी है, वो कस्टमर की होगी, बट उसको अपने सर्वर और बाकी छोटी बड़ी चीज़ें छोड़ के सारी चीज़ हम साथ में देवें, जिसमें उसका पावर का भी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। तो वो वर्टिकल पे हमने काम शुरू किया है अभी। वी आर वेरी न्यू इन दैट, बट डेफिनेटली बहुत कम समय में उसमें कुछ हम लोग सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। एंड एआई के थ्रू जब भी जैसे इतना एआई यूसेज हो रहा है, लाइक इट्स कंज्यूमिंग सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, इसका एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस में? डेफिनेटली पावर की डिमांड बढ़ेगी, हाँ। पावर की डिमांड बढ़ेगी, दैट मीन्स जो मैंने कहा ग्रीन और सस्ता हम्म। पावर आपको चाहिए, हम्म। वो सोलार है आज। फिर उसके साथ बैटरीज की डिमांड बहुत बढ़ेगी। हम्म। हम लोग बैटरीज में हमारी पहली फैक्ट्री अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगी। ओके।
तो हम लोग बैटरीज ऑफर करेंगे। हम्म। फिर वो करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स लगेंगे, जो हमने रिसेंट एक्विजिशन किया, तो ट्रांसफॉर्मर्स हम ऑफर करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ये पूरा जो एनर्जी का चेन होगा, हाँ। इस एनर्जी चेन में जो जो चीज़ें लगने वाली है, वो सबके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, गॉट इट। और एक के बाद एक ये हम करते जाएंगे, और कस्टमर को पूरा वैल्यू चेन एआई या डाटा सेंटर के लिए जो लगेगा, वो पूरा देने की हम लोग कोशिश करेंगे। Got it. So from what I understand, this is a complete backward integration in your case, जहाँ पर आप basically जो value chain है उसको या तो acquire कर रहे हो and वो in house करने का try कर रहे हो. राइट, राइट। हम्म। कुछ इन हाउस कर रहे हैं, कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं जॉइंट वेंचर करेंगे, डिपेंड्स ऑन द हाँ। अपॉर्चुनिटीज कम, वो काम हम लोग करते रहेंगे And इससे cost saving काफी हो जाएगा, right? नेचुरली। Because आपको फिर अभी import नहीं करना है. Now you can इम्पोर्ट नहीं करना है, manufacture या जो things. चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं, हाँ. वहाँ हमें लगता है कि इसको स्केल करके हम्म. इसकी कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। Got it. Let's spend some time on Jainism, sir. I am also a Jain, by the way, हाँ, and मैंने आपके काफ़ी सारे incidences, stories सुने, which really gave me goosebumps. One of them was that in your daughter's wedding also there was only Jain food, and people didn't even realize कि Jain food ही है, and there was no food after sunset. This was really very inspiring. तो और ऐसे क्या principles या values है जो आप Jainism से सीखे हो and वो अभी भी follow करते हो? आई थिंक जैनिज्म मेरे ख्याल से पूरी लाइफ है, वो कोई रिलीजन नहीं है, राइट? कि आप इसी भगवान को मानिए, वहाँ तो आपको खुद को भगवान कहा गया है। तो आपका बिजनेस मैनेजमेंट, हम लोग काफ़ी कुछ कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं, राइट? कुछ हमारे लोग, मैं भी खुद कभी गया हूँ बिजनेस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आप वापस आके जब देखते हो तो ये तो सारा जैनिज्म में है। तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप फैमिली में बात कर रहे हैं, आप तो रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है, या वे फॉर द हैप्पीनेस है, जिसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जैनिज्म इज मोर फॉर द वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट अ सर्टेन रिलीजन, और इट्स नॉट अ सर्टेन कि आपको यही करना है। सर, मैंने कुछ ज़्यादा जैनिज्म में पढ़ा नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ। जितना कुछ समझता हूँ उससे आइडिया आता है कि ये चीज़ तो आपके लाइफ के लिए है। अब सत्य की बात करो तो आपको अगर इंटरनल पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको सत्य में रहना होगा, राइट? शांति की बात करो, आज आज का इंसिडेंट आप न्यूज़पेपर में देखते हो, तो कोई आदमी गुस्सा आता है, किसी का गला काट देता है अमेरिका में, आज की बात करो। तो ये क्या हिंसा है, अंदर इतना क्रोध है, इतनी तकलीफ है, वो बाहर आ रही है हर जगह पे। तो अगेन ये लाइफ, भगवान ने उसके लिए तो लाइफ दी नहीं है किसी को भी, राइट? तो हर चीज़ आप जहाँ-जहाँ देख लो, आप अनेकांतवाद देख लो, तो वो अगर आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस में लेके आ सकते हो, तो आपका बिज़नेस बड़ा होगा। स्माइल रहेगी ऑल द टाइम फेस के ऊपर। फैमिली सब ठीक होगी, आपके बच्चों के साथ व्यवहार ठीक होगा। आज बाप-बेटा बात नहीं कर पाते हैं साथ में। तो हर चीज़ जहाँ आप उसको जैन के वे ऑफ लाइफ, जैनिज़्म बोल दो, तो ज़म में चले जाते हैं मेरे ख़्याल से। तो हमें जैनिज़्म नहीं बोलना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि जीना कैसे है आपको। वो सारी चीज़ें, खाना क्या है? आपने रात को खाना खा के आज, या आप ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलो। आज किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहते हैं आप सोने से 3-4 घंटा पहले खाना खा लो। राइट? वो क्या है, वे ऑफ लिविंग है। उसको शायद उस ज़माने में उस तरह से लोगों को समझाने के लिए किसी ने, हमारे भगवान ने, हमारे देवगुरु जो भी आप नाम दो, उन्होंने उस तरह समझाया। बट आप जो डेवलप सोसाइटी है, जहाँ भी आप जाते हो, वो लोग भी 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे खाना खा लेते हैं, राइट? तो मुझे कभी ऐसे लगता है कि ये अगर अच्छी तरह से समझा जाए, तो ये वे ऑफ लाइफ है, और शायद इससे साइंटिफिक ज़्यादा कोई रिलीजन में बात नहीं होती है, जहाँ रिलीजन की बात है, या वे ऑफ लाइफ की बात नहीं होती है, जितनी जैन वे में बात होती है। तो अभी एट प्रेजेंट आप लाइक कौन से प्रिंसिपल्स जैसे डेली कोई फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो?
डेफ़िनेटली सबसे पहले जो भी आप थैंक्स सेविंग कह सकते हो, वो उठ के पहला काम वो होता है, जितने लोगों का है। मंदिर जाना होता है, देवगुरु जो भी मतलब आप महाराज जो भी है, आपके यहाँ आचार्य कहो, साधु को, जो भी है, उन लोगों को वंदन करना होता है। हो सके तब तक आप खाना ऐसे खाओ जिसको आप जैन फूड बोलो, सात्विक फूड बोलो, राइट? अ, 99.9% हो जाता है कि आपको खाना मिल जाता है, आप कहीं भी ट्रैवल करो तो हो जाता है। कोशिश ये करो कि कम से कम आप रात को खाओ, वो भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है कि जब आपके साथ लोग हैं, उनको पता है, तो वो भी सब लोग अपने को हेल्प कर देते हैं। मैनेजमेंट में आप ये सारे प्रिंसिपल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा। अ, किसी भी एक प्रिंसिपल को आप ले लीजिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिन भर अगर आप उसकी सोच में रहो कि एक आपकी जर्नी है, अगर 100 साल भी जी ली है, तो साढ़े मतलब 36,500 दिन की जर्नी है और ये खत्म होने वाली है। कब खत्म होगी पता नहीं, बट एज़ अ ऑप्टिमिस्टिक आप 100 साल मान लीजिए। हम्म, तो उस जर्नी को आप आनंद लेते रहिए, बिज़नेस में हो, मीटिंग्स में हो, हर जगह पे हो। तो आप 24/7 उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। and आप you wouldn't be investing in companies that are into non-veg or नहीं, wine as well, नहीं, right? नेवर, नेवर। हम्म, तो कभी मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिला आपने मना किया ऐसे हुआ? आती है रोज़, कोई हम्म, बोलता ही है, ये काम आप कर लीजिए, या यहाँ हम्म, फैमिली ऑफ़िस में किसी का आता है हम्म, कि भई यहाँ आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर लीजिए। हम्म। तो ऐसे और कौन से हो गए लाइक सम सेक्टर्स या स्पेसिफिक वाइन अल्कोहल नॉन-वेज? नॉट फूड कह सकते हैं आप। ओके। कुछ तरह के एंटरटेनमेंट्स जो मतलब अगेन आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ इनडायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्वड होते हैं। जब व्याख्यान प्रवचन हम अटेंड करते हैं, तो कौन से गुरु महाराज हैं जो आपने सबसे ज़्यादा सीखा या आपको मतलब आपने बेसिकली क्या लर्निंग्स या क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है गुरु मैं महाराज से? कोशिश करता हूँ रोज़ आधा घंटा हुँ, कुछ देखने की, हुँ, सुनने की। और यूट्यूब का कमाल आप जानते हो, चाहे आप किसी एक गुरु महाराज को देखते हो, दूसरे 4 भी आपको नीचे आ जाते हैं। और मैं सबको कोशिश करता हूँ हुँ, देखने की। हर किसी से कुछ ना कुछ आपको एक लाइन तो मिल ही जाती है। प्रवचन में भी जाता हूँ मैं कभी-कभी, तो तब भी पूरे प्रवचन में आपको 1-2 लाइनें ऐसे मिल जाती है। उसका आप अगर चिंतन करो अच्छी तरह से, सोचो, तो मैं किसी एक का नाम तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अब कम से कम 2 डज़न तो लोगों ने मुझे सिखाया है, जो गुरु है, साधु है, 24 से ज़्यादा होंगे। और कभी किसी को आप 2 मिनट मिलने भी चले जाओ, तो वो कम से कम 100, 200, 300 होंगे। वो 1 मिनट में आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं कि तो उनके जो मैं कहता हूँ पूरी इकोसिस्टम जो है, अगर आपको लेना है, तो उनसे इतना मिल जाता है, तो किसी का एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। बट अगणित बोल सकते हैं। एंड इसमें आपका जो चैरिटेबल वाला पार्ट है लाइक फिलैंथ्रोपिक पार्ट, तो उस पे भी आपने आई थिंक बहुत कम बात किया इन प्रीवियस पॉडकास्ट बट वारी फाउंडेशन भी जो है, तो आपका क्या बेसिकली गोल है दैट आपको कहाँ पे आप जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है आपके एंड क्या प्रॉब्लम सॉल्व राइट। करना चाहते हो आप? से अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, आप भी हॉस्टल हुँ, में रहे हैं, कि हमारे पास जब कुछ नहीं था, तब काफ़ी कुछ लोगों ने हमको एजुकेशन के लिए हुँ, हेल्प की। और फैमिली में से एक बच्चा बाहर आ जाता है, अच्छे संस्कारों के साथ, खाली एजुकेशन काम नहीं करता, अच्छे एनवायरनमेंट में, तो पूरे फैमिली को बाहर लेके आता है। हुँ, ये चीज़ अर्ली डेज़ में हमारी समझ में आई, तो हम लोगों ने डेफ़िनिटली मारुति विद्यालय में जॉइंट वापस किया, वहाँ कनेक्ट हुए, वहाँ जो भी कुछ अपना समय दे सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं छोटा-बड़ा, वहाँ से शुरुआत हुई। साथ-साथ में जो मार्जिन विद्यालय के मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग सब करीब 15 साल, 17 साल पहले जमा हुए कि क्यों नहीं हम महीने का 500-500 रुपया लेके किसी एक ऐसी फैमिली इकोनॉमिकली वीक हो, जैसी हमारी थी, उस बच्चे को हम लोग सपोर्ट करते हैं और वो फैमिली को बाहर लेके आते हैं। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई, उसका नाम पड़ा जीत
जैन एजुकेशन एम्पावरमेंट ट्रस्ट, आज वहाँ 5,000 से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हुआ। और वहाँ खाली पैसा दे के नहीं करते, कि वहाँ बच्चों को भी गाइड करते हैं, जब तक उसको बिज़नेस या अच्छी जॉब उसकी शुरू नहीं होती है। बड़ा ग्रुप बनते गया, 250 से लोग लाइक माइंडेड जॉइन हुए अक्रॉस द कंट्री। हमारे गुरु महाराज राजेश्वरी महाराज साहब जो आचार्य भगवंत हमारे हैं, उन्होंने इसमें हमें पूरा सपोर्ट किया। आज उनकी सपोर्ट में ये ग्रो हो रहा है। जीतो में एजुकेशन में अ, काम शुरू हुआ, और ये जो पहला प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू हुआ, अ, जिसको आप कह सकते हैं कि बिना ब्याज बच्चों को फाइनेंस करो और सपोर्ट करो, उसको जहाँ जाना है पढ़ने के लिए। तो जीप नाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अगेन जीतो में मुझे उन लोगों ने ये काम दिया कि आप इसमें एक काम को देखिए, वो काम भी काफ़ी बड़ा हो। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा हम लोग एजुकेशन में जाता है। दूसरा एक ट्रीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो ट्रीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और एक 10 लाख ट्रीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये काम हमें करना है। और बाकी फैमिली, काफ़ी साधु संतों का हमारे पे उपकार है, उनका गाइडेंस मिलता है। तो कहीं मंदिर है, कहीं उपाश्रय है, कहीं विहार धाम, कभी कहीं संघ, तो वो लोग वो सारे लाभ छोटे बड़े मिलते रहते हैं। तो वो एक फिलांथ्रोपिकली कहो, रिलीजियस हम्म। कहो, वो काम चलते रहता वाओ, सो इंस्पायरिंग। मतलब आज की कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसे लग रहा है दैट इवन आई नीड टू स्टार्ट गिविंग बैक, एंड है। एजुकेशन इज समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट। मॉम बेसिकली नासिक में छोटे स्केल पे फंड करती है एजुकेशन ऑफ जैन पीपल हु वांट टू लाइक जस्ट गो टू राइट, कॉलेजेस एंड ऑल। वो मतलब मेरा सपना है कि उसको अच्छे स्केल पे लेके जाना है, बट राइट। वेरी रिलेटेबल एंड इंस्पायरिंग टू व्हाट यू हैव बिल्ट। अगर सर आपके पास आज लेट्स से एक 5,000 या 10,000 रुपीज का आपके पास सीड कैपिटल होता है एट दिस एज, आप इसको कौन से बिजनेस में लगाते हैं? बिकॉज सोलर इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव। तो आज कौन सा बिजनेस शुरू करते हैं आप? एक तो मेरा ये मानना है कि कैपिटल इंटेंसिव कोई बिज़नेस नहीं होता है। ओके। अ, तो मैं ये देखता अ, आज के अगले 10-20 साल में और क्या बढ़ने वाला है। कंज़म्पशन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, डिफेंस इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, राइट? अ, आजकल के पेरेंट्स, हमारे मदर फादर ने जो हमारे पे खर्चा किया था, उससे आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो मैं ऐसी सारी चीज़ को देखता, और वो सब अपने आजू-बाजू में, और उसमें देखता कि कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आज भी, तब भी मेरा मानना था जब 5,000 रुपए से काम मैंने शुरू किया था, या अब कह सकते हैं विदाउट कैपिटल काम शुरू किया था। आज भी मेरा मानना है बिज़नेस चालू करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और एक पागलपन की ज़रूरत है कि मुझे काम करना है। बट सर आज किसी को अगर सोलर में ये इंडस्ट्री में किसी को स्टार्ट करना है बिजनेस, हाँ, इट विल हाँ। बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, राइट? वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पूरी वैल्यू चेन में जगह कहाँ है? क्या आज आप हम्म। किसी को, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, तो आप डिज़ाइन बनाने के काम में घुसिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप फाइनेंस में घुसिए, राइट? आज अगर साल में इंडिया की बात करें हम लोग, तो अपने देश में 50 गीगावाट भी लगेगा, और 4 करोड़ रुपया भी ले लो आप, तो 50,000 इंटू 4 करोड़, इसका 70% कम से कम लोन जाएगा, 1,40,000 crores। राइट? इसका टैक्स जाएगा, इसका टैक्स प्लानिंग आएगा। अब घुस जाइए, हम्म। कहाँ पैसे चाहिए आपको? और जैसे-जैसे पैसे कमाना शुरू करोगे आप, फिर बड़ा करना शुरू कर दीजिए। और आप एक, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप छोटा-सा काम शुरू कर दीजिए कि भाई मैं आपके घर पे आके मैं सोलर पैनल इंस्टॉल करके दूँगा। आप मुझे 3,000, 5,000, 10,000 जो भी है दे देना। हो गया आपका काम शुरू। एक गुजराती में कहते हैं कि मन होए तो मावड़े जवाय, मतलब अगर आपकी इच्छा है तो हो जाए, कि मुझे धंधा शुरू करना है, आप कर सकते हम्म। हो। हंगर है, व्हील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई यू से देयर इज नो बिजनेस व्हिच इज कैपिटल इंटेंसिव, नो, बिकॉज आप कोई भी वैल्यू चेन पकड़ के मतलब स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू मेक मनी एंड देन राइट। इन्वेस्ट इन द न्यू वो बिजनेस। वैल्यू चेन में आप घुस तो जाओ। या। डाटा सेंटर बहुत
कैपिटल इंटेंसिव है, बट कहीं तो आप घुस सकते हो, आप मेंटेनेंस में घुस जाओ, वॉचमैनगिरी में घुस जाओ, आपके पास कहाँ घुस के समझना शुरू करो, और हाँ। फिर आप डिलीवर करोगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, बैंकें भी पैसा देगी। हुँ। तो सोलर के अलावा ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जो आप काफ़ी बुलिश हो आज कि ये 2-3 सेक्टर्स हैं जो ये चल सकते हैं? डेफिनेटली जो सरकार आज हमें, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बता रहे हैं, वो सारे सेक्टर इंडिया में आ रहे हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, एविएशन की बात कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं। आप खाली उनकी बात भी सुन लीजिए, हुँ, या हमारे फ्यूचरिस्टिक सारे प्रोग्राम भी देख लीजिए, ये सारे बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं। हुँ, टूरिज्म की बात कर लो, आज लोगों के पास थोड़ा सा इनकम बढ़ जाता है, चाहे हुँ, 2 दिन के लिए लोनावला चले जाए, ये है क्या? टूरिज्म ही है। हुँ, या जैसे-जैसे इनकम बढ़ते जा रही है, वो हर चीज़ में कंज़म्पशन बढ़ रहा हुँ। आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर एज़ वेल है। जी, उनकी तो काफ़ी कृपा रही है टाइम देने की हमें, और मिले हैं। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल इंटरैक्शन और व्हाट इज़ समथिंग यू हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम? आई थिंक मेमोरी, उनकी हुँ, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट टू अदर्स, हुँ, थिंकिंग फार अहेड देन द व्हाट वी कैन थिंक। काफ़ी चीज़ें ऐसे उनके बारे में आप बोल सकते हैं। हुँ, हार्ड वर्क, आज हमें सैटरडे संडे याद रहता है राइट, कि आज संडे है। कभी हमने सुना नहीं होगा हमारे मतलब ऑनरेबल प्राइम या मिनिस्टर से कि आज संडे है। आप कितने आवर्स काम करते होगे एवरी डे? गिनता तो नहीं हूँ, बट हाँ, सुबह तैयार होता हूँ और शाम हाँ, तक 12 से 16 घंटा हो जाता है फिर, एवरी डे? मोस्ट वाओ! ऑफ द टाइम। वाओ! एंड व्हेन डू यू प्लान टू रिटायर? मैं रिटायर्ड ही हूँ आज भी तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है मेरी समझ में तो नहीं आता है, हाँ, क्योंकि रिटायर्ड का मतलब ये हुआ कि आप शायद पर्टिकुलर आवर्स में काम नहीं हुँ, करोगे। तो आज आज मेरे लेवल पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं कि सर आप कब ऑफिस आओगे, कब जाओगे? हुँ, या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन सर बहुत मजा आया आपसे बात करके लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ ट्रिकी वन व्हिच आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स इफ यू वर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू वर इंटरव्यूइंग मिस्टर हितेश दोशी व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड डेफिनिटली आई विल आस्क माय प्रॉब्लम, क्योंकि अगेन मैं बिजनेसमैन हूँ, स्वार्थी हूँ। तो मैं कुशल लोढ़ा होता तो मैं सोचता कि मुझे ऐसी क्या चीज़ है जिसका एडिशनल सॉल्यूशन या एडिशनल सलाह, शायद 4 लोगों से सलाह ले ली होगी, हम्म 5वीं भी ले लो, हंगर की बात है यहाँ पर। हाँ, तो मैं, मेरे ऐसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स है या क्या दुविधा है, फैमिली की हो, सोशल की हो, हम्म बिज़नेस की हो, कोई मुझे मिल गया, तो मैं जो करता हूँ उन लोगों से, मैं पूछ लेता हूँ सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए? हम्म तो वो सलाह दे देते हैं हम्म और फिर आप उसको सोचते हो कि हम्म ऐसे केस में क्या करना चाहिए? हम्म होप यू गॉट द आंसर Yeah, और definitely, definitely. But thank you so much for doing this. बहुत मजा आया बात करके and I've learned a lot myself, even right from business to the principles that you follow and the value system that you have. I've always heard a lot from my friends and even people whom I know who know you closely about your grounded attitude. And आज वो मतलब realize हो रहा है कि लोग क्यों इतना ऐसे बोलते that you're the most down to earth and most humble person. Thank you so much for doing this. It was an absolute honor doing this. thank you very much for giving this opportunity, and hope I could satisfy some of your questions and the ideas. Thank you very much. Thank Thanks. you. Thank you very Thanks. much. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन improve and come up with better quality content.